स्टोरी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि यहाँ कुछ 8 सालों पहले एक स्पेस और टाइम के क्रैक्स ओपन होने लगे, जिनके अंदर से बहुत सारे मॉन्स्टर्स ह्यूमन वर्ल्ड में इन्वेजन करने लगे, जिसके कारण उन्होंने ह्यूमैनिटी को पूरी तरीके से खत्म करने की कगार पे ही डाल दिया। ह्यूमैनिटी को इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा घट गई और कुछ पावरफुल सेवियर्स ने इस अपोकलिप्स को मैजिक टाइड का नाम दिया। बैटलफील्ड में ह्यूमैनिटी का पासा तब बढ़ने लगा जब यहाँ प्रोफेशनल सिस्टम का लॉन्च हुआ। यहाँ प्रोफेशनल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो ह्यूमैनिटी को पहले शुरुआती दौर पे एक टैलेंट देता है और उसी टैलेंट के बेस पे तुम कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हो। अपने प्रोफेशन की स्किल इस रियल वर्ल्ड में लाई जा सकती है। ये पता होने पर टैलेंट के ऊपर ही अब इन प्रोफेशन का भाग्य डिपेंड करने लगा और ये सब पता चलने पर समझदार इंसानों ने इसी रास्ते पर चलना शुरू कर दिया और वो अब बहुत सारे प्रोफेशन को इकट्ठे करते और उनके पावर्स को स्ट्रेंथन करते ताकि वो इंसानियत को खत्म होने से बचा सकें। और इस सबको और सिंपल बनाने के लिए यहाँ पर बहुत सारी अकेडमीज ओपन होने लगी, जहाँ पर एक गेम की तरह यहाँ पे लेवलिंग अप सिस्टम और नए नए इवेंट्स होने लगे ताकि ये न्यू जनरेशन को ट्रेन किया जा सके। और हमें ऐसी ही एक प्रोफेशनल अकेडमी का सीन दिखाते हैं, जांग सिटी फर्स्ट प्रोफेशनल अकेडमी, जहाँ पर सारे बच्चे एक होलोग्राम के थ्रू इस अकेडमी के हेड को सुन रहे होते हैं। वो बताते हैं, स्टूडेंट तुम लोगों ने जियांगसिंग फर्स्ट प्रोफेशनल अकेडमी में अपने थ्योरेटिकल स्टडीज को पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज तुम लोगों के लिए यह अपनी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है, क्योंकि आज तुम लोग अपने टैलेंट्स को अवेकन करोगे। तो सब एक एक करके आगे आएंगे और मैं भरोसा करता हूँ कि सालों की मेहनत के बाद अब तुम लोग पूरी तरीके से तैयार हो एक ऐसा प्रोफेशनल बनने के लिए जो इंसानियत की रक्षा करेगा अपने मरते दम तक। तो अब मैं रोल नंबर वाइज यहाँ पे लोगों का नाम बुलाऊंगा और उन्हें आगे बढ़ाऊंगा और सब लोग एक एक करके आगे आएंगे। फिर हमें अपने हीरो को भी दिखाते हैं। वो भी सोचता है फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका मैं इतने सालों से इंतजार कर रहा था, द टैलेंट अवेकनिंग डे। देन हमें पता चलता है कि ये अपना हीरो है, इसका नाम है लिनिये और वो भी इसी अकेडमी का एक स्टूडेंट है। ये भी सोचता है एक प्रोफेशनल की सारी ताकत उसके टैलेंट में ही होती है। फिर हमें बताते हैं कि टैलेंट 5 तरीके का होते हैं, कॉमन, रेयर, लेजेंडरी, सब डिवाइन और एक मिथिकल टैलेंट। जब से इंसानियत की अवेकनिंग शुरू हुई है तब से मिथिकल टैलेंट कभी नहीं देखा गया। सबसे ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं स्वॉर्डमैन और मेजेस, और उसके बाद आते हैं असैसिन, समनर और वॉरियर्स भी उनके साथ साथ ही आते हैं। और फिर हमें दिखाते हैं सबसे कम कैपेबिलिटीज होती हैं प्रीस्ट की, जो बहुत ही कम हीलिंग कर पाते हैं। उनका अटैक डैमेज तो ना के बराबर ही होता है, वो ज्यादा हील डोल भी नहीं पाते, उनकी हमेशा प्रोटेक्शन करनी पड़ती है। इसी सब की वजह से सबसे कम प्रोफेशनल होते हैं प्रीस्ट के। अच्छे पावरफुल इक्विपमेंट और हाई क्वालिटी टैलेंट के साथ कोई एक प्रोफेशनल एक डंजन को अकेले ही सोलो रन कर सकता है, पर एक प्रीस्ट कभी नहीं कर सकता। किसी बहुत ही कठिन डंजन में जब तक कोई स्किल्ड प्लेयर मेज या समनर हो, वो भी प्रीस्ट का रोल रिप्लेस कर सकता है। बैटल में पीछे से सपोर्ट करते करते तो एक्सपीरियंस बिल्कुल ना के बराबर ही मिलता है। इन्हीं सब कारणों की वजह से प्रीस्ट प्रोफेशनल एक पूरी तरीके से मजाक ही बन के रह गया है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं एक लड़की अपने हीरो का शर्ट खींचती है और वो कहती है, हे यीलिंग, क्या तुमने चूज कर लिया कि तुम कौन सा प्रोफेशनल चूज करने वाले हो? तो अपना हीरो भी कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, ये तो अभी सोचने का कोई मतलब ही नहीं है, जब मैं टैलेंट अवेकन करूंगा तभी सोचूंगा। इससे लड़की भी थोड़ी सी नाराज हो जाती है और हमें पता चलता है इसका नाम है सुमुमु, ये भी इसी अकेडमी की एक स्टूडेंट है। और पीछे इस लड़की को देख के सारे लड़के बस शर्मा रहे होते हैं और ये लोग रोते हुए सोचते हैं, गॉडेस मुमु आज भी कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है हमेशा की तरह। और यहाँ पे हमारे हीरो को दिखाते हैं लड़की नाराज हो गई थी तो वो इसको अपने सर पर हाथ रख के इसको सहलाने लग जाता है। इससे लड़की को भी अच्छा लग रहा होता है। अपना हीरो भी कुछ नहीं बोलता, पर यहाँ पे ये बच्चे वो तो उसे चिल्लाने लग जाता है, लिनिये छोड़ उसे जाने दे। और पीछे से कोई बोलता है, ये लिनिये ये तो हमेशा की तरह एक कचरा ही है ना, ये हमेशा लोगों के पीछे ही घूमता रहता है और इतना हाई एंड माइटी एक्ट करता है जैसे यही यहाँ का राजा है। मैं भी जरूर देखना चाहता हूँ ये किस तरह का टैलेंट अवेकन करता है आज। ये लड़की भी गुस्से में इन लोगों से कहती है, ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। फिर हमें यहाँ टैलेंट अवेकनिंग में दिखाया जाता है। अनाउंसमेंट में बताया जाता है रोल नंबर 1001 वांग हाई ने अवेकन की है रेयर रैंक टैलेंट पावरफुल। फिर हमें इस रेयर रैंक टैलेंट के बारे में बताया जाता है, इसका नाम है पावरफुल और इसके इफेक्ट में 50% एनहेंसमेंट मिलती है हर स्ट्रेंथ बेस्ड स्किल को। और यहाँ पे बच्चे की बात कर रहे होते हैं कि एक रेयर रैंक टैलेंट ये जरूर टेस्ट में टॉप रैंकिंग्स में आएगा ही। तो ये बंदा ये खतरनाक लोग के साथ अपने हीरो की तरफ देखते हुए कहता है, मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि तुम्हें गॉड्स की तरफ से ऐसा फेवर कौन सा मिलता है। देन अपना हीरो भी अपनी इस लड़की को कहता है, हाँ इनके बारे में ज्यादा मत सोचो। देन ये लड़की थोड़ा कहती है, तुम इन लोगों के ओपिनियन को ऐसे इग्नोर कैसे कर सकते हो? पर तभी यहाँ पे एक अच्छी शांति चलने जाती है। देन अपना हीरो कहता है, क्योंकि देन वो फुल कॉन्फिडेंस में कहता है, मैं इस दुनिया में सबसे ताकतवर बनूंगा क्योंकि तभी मैं। फिर हमारा सीन चेंज होता है। फिर हमें पास्ट के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर मॉन्स्टर्स ने एक सिटी पे हमला कर दिया होता है और वो लोगों को मार रहे होते हैं। और यहाँ पे हमें 2 लोगों को भागते हुए भी दिखाया जाता है। वो अब शायद अपने हीरो के मदर फादर हैं और वो कह रहे होते हैं सामने एक शेल्टर है, हमें वहाँ जल्दी पहुंचना पड़ेगा। ये लड़की रोती हुई कह रही है, तुम ज्यादा डरो मत, हम बस पहुंचने वाले हैं। पर तभी हमें दिखाते हैं ये मॉन्स्टर इन तक पहुंच चुका है और इस मॉन्स्टर को देख के यहाँ पे ये लोग भी बहुत ज्यादा घबराने लग जाते हैं। इसका मुंह कहता है बच के, पर तभी मॉन्स्टर झपट्टा मार के इसकी मम को उठा लेता है और इसके इंपैक्ट के साथ ही दोनों बाप बेटा दूर जाके गिरते हैं और उसके पापा के मुंह से तो खून भी निकलने लग जाता है। और वो भी कह रहा होता है, जल्दी से तुम उस शेल्टर के अंदर चले जाओ। और हमें दिखाते हैं कि वो मॉन्स्टर भी इनकी तरफ पड़ रहा होता है। इस मॉन्स्टर के जंगल में फंसी हुई इसकी मम भी रोते हुए चिल्लाती है, स्वीट हार्ट तुम्हें जल्दी से उसको सर्वाइव करवाना ही पड़ेगा, जल्दी से उस शेल्टर में चले जाओ। तभी हम दिखाते हैं यहाँ पर वो शेल्टर नंबर 76 होता है और यहाँ पे लोग कहते हैं यहाँ आप भी सर्वाइवर्स हैं, उसे जल्दी यहाँ लेके आओ। तभी अपना हीरो चलाता है, मम्मी पापा। यहाँ पे एक आंटी आती है और वो कहती है, लिनिये अब से हम ही तुम्हारी फैमिली है, चलो हमारे साथ आ जाओ। और हमें दिखाते हैं कि उस लड़की के पास बगल में एक लड़की भी खड़ी होती है, वो भी इसकी तरफ ध्यान से देख रही होती है और उस हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों ने अपने हीरो को भी गोद ले लिया है यहाँ पे। और देन वो लोग भी साथ में रहने लग जाते हैं। एंड देन वो भी सोचता है इसी तरीके से मैं इन
लोगों को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। फिर हमें दिखाते हैं कि अपने हीरो का भी नंबर आ जाता है, उसका रोल नंबर है 1128 और वो आगे जाने लगता है। यहाँ लड़की भी सोचती है नहीं है, पर वो कुछ बोलती नहीं है। और हमें दिखाते हैं यहाँ पे अपने हीरो एकदम कूल स्टाइल में आगे जाने लग जाता है एंड देन वो आ जाता है एक टैलेंट अवेकनिंग सेरेमनी की स्टेज के अंदर। वहीं पे एक फॉर्मेशन के थ्रू वो कहीं पे टेलीपोर्ट होने लग जाता है और उसकी आंखें खुलती है एकदम से एक स्टारी स्काई में। वहाँ पर बहुत सारे तारे चमक रहे होते हैं और वो भी सोचता है क्या ये टैलेंट अवेकनिंग वाली जगह है, एंड वो एक स्टार को टच कर लेता है एंड देन वो भी सोचता है क्या ये क्या हो रहा है। देन वो स्टार एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो दो ड्रैगन्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो जाइंट ड्रैगन सीधा जाके अपने हीरो के अंदर ही घुसने लग जाते हैं एंड देन वो भी कहता है ये तो मिथिकल रैंक है। यहाँ पे टैलेंट में नोटिफाई भी कर देता है तुम्हें एक मिथिकल रैंक टैलेंट हेवन एंड अर्थ रिवर्सल मिला है, क्या तुम इसको हाइड करना चाहते हो। देन अपना हीरो सोचता है एक मिथिकल रैंक टैलेंट ये तो आज तक कभी अवेकन नहीं हुआ एंड देन वो भी कहता है हाइड इट। फिर नोटिफिकेशन में बताती है हेवन एंड अर्थ रिवर्सल, तुम पर यूज होने वाली कोई भी स्किल या तुम जो भी स्किल का यूज करोगे ये उस स्किल के इफेक्ट को पूरी तरीके से रिवर्स कर सकती है और हाई लेवल पे ये स्किल को ही पूरी डिफरेंट ही बदल देगी। अभी के एनहेंसमेंट के तौर पे तुम्हारी माना कंजप्शन 10% से कम हो चुकी है और तुम्हारे लिए अभी बफ्स डिबफ बन जाएंगे और डिबफ्स बफ्स बन जाएंगे। अगर तुम इसे अपग्रेड करना चाहते हो तो तुम्हें लेवल 10 तक पहुंचना पड़ेगा। देन अपना हीरो सोचता है एक मिथिकल रैंक टैलेंट ये तो सच में अनबिलीवेबल है। देन वो इमेजिन करता है कोई एनिमी इसके ऊपर अटैक कर रहा है पर वो अटैक तो इसके लिए हीलिंग बदल जाएगी एंड देन वो भी सोचता है इसके मतलब कि मैं तो कभी हारूंगा ही नहीं, पर इसका मतलब तो ये भी है अगर कोई बिना स्किल का यूज करे अपने ब्रूट फोर्स के साथ ही मुझे मारेगा तो भी मैं मर जाऊंगा। और इसके साथ अगर कोई प्रीस्ट मेरे ऊपर हीलिंग का स्पेल्स यूज करे तो वो तो मेरी इनविंसिबिलिटी को तुरंत ही खत्म करके मुझे डायरेक्टली हार्म करने लगेगा। देन अपना हीरो सोचता है तो इसीलिए टैलेंट्स को हाइड किया जा सकता है। देन अनाउंसमेंट होती लीनियर ने भी अपना टैलेंट अवेकन कर लिया है और उसका टैलेंट हिडन है। अपना हीरो टैलेंट अवेकनिंग करके वापस आता है एंड देन ये लड़की कहती है क्या हुआ तुम्हारा टैलेंट। देन अपना हीरो कहता है ये हिडन है। यहाँ पे बच्चे बात करने लगे थे मुझे पता ही था ये लूजर के पास और कोई दिखाने के लिए कोई चीज होगी। फिर अनाउंसमेंट होती है स्टूडेंट लेनी है, तुमने अपना टैलेंट अवेकनिंग कर लिया है तो प्रोफेशनल सिलेक्शन में जल्दी आगे जाओ एंड स्टूडेंट सुमुमु अपने टैलेंट अवेकनिंग के लिए आगे बढ़ो। देन अपना हीरो भी इसको धक्का देते हुए कहता है जल्दी आगे जाओ। देन लड़की कहती है हाँ थोड़ा आराम से धक्का दिया करो। फिर हमें बताया जाता है कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपना टैलेंट अवेकनिंग कर लिया है उन्हें गॉडेस के स्टैचू की हेल्प से अपना नया प्रोफेशन चूज करना पड़ता है। देन अपना हीरो भी यहाँ आ जाता है एंड देन वो भी सोचता है तो अब एंड देन वो स्टैचू की तरफ देखता है, वहां पे एक नोटिफिकेशन आती है कृपया कर उसी प्रोफेशन को चूज करें जिसको तुम पाना चाहते हो। एंड देन वो भी आ जाता है एंड देन वो भी सोचता है अब मैं अगर अपने लॉजिक को कंसीडर करूं मेरी हेवन एंड अर्थ रिवर्सल बिल्कुल इनविंसिबल है तो मुझे उसकी वीकनेस को ही चूज करना चाहिए। अगर मैं इसे चूज करता हूं तो मेरी एक वीकनेस तो खत्म हो जाएगी। देन वो अब एक प्रीस्ट प्रोफेशन को चूज कर लेता है। वो कहता है मैं इसे चुनना चाहता हूं। इससे देख के तो सिस्टम भी 1 मिनट के लिए चुप हो जाता है एंड देन वो भी कहता है प्लीज कंफर्म करो क्या तुम प्रीस्ट प्रोफेशन को चूज करना चाहते हो। अभी के सेशन में तुम पहले इंसान हो जिसने प्रीस्ट प्रोफेशन चूज किया है। अपना हीरो कंफर्म कर देता है हाँ मैं प्रीस्ट बनना चाहता हूं। देन सिस्टम फिर से चुप रह जाता है एंड देन वो भी कहता है प्रोफेशन चेंज कंफर्म हो चुका है एंड देन वो भी एक प्रीस्ट का सिंबल आ जाता है और वो सारी पावर अपने हीरो में चली जाती है। एंड देन वो भी कहता है प्रोफेशन सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। एंड देन हमें दिखाते हैं अपना हीरो एकदम नई फॉर्म में खड़ा होता है एकदम क्रॉस लेके। एंड देन एक नोटिफिकेशन आती है इसमें लिनिए की पूरी बेसिक इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसका प्रोफेशन के बारे में लिखा है, उसके टैलेंट के बारे में लिखा है। अपना हीरो भी यही सब देख रहा होता है और फिर एक और नोटिफिकेशन में उसके पूरे स्किल्स के बारे में बताया जाता है। पहली स्किल है उसकी हीलिंग आर्ट, ये 10 माना पॉइंट कंज्यूम करती है और इसके 5 सेकंड का कूलडाउन है। इसकी हेल्प से 50 हेल्थ पॉइंट किसी भी पर्सन की रिस्टोर कर सकता है। एंड देन दूसरी स्किल है क्लैरिटी आर्ट, इसकी हेल्प से 30 माना पॉइंट किसी का रिस्टोर कर सकता है। 12 सेकंड का कूलडाउन है और माना पॉइंट कुछ भी कंज्यूम नहीं करता। फिर वो अपने प्रोफेशन पे पूरा हेवन एंड अर्थ रिवर्सल का इस्तेमाल करने लग जाता है जिससे उसकी चारों तरफ रेड एंड ब्लैक कलर का ऑरा फैल जाता है। वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अभी तो ये एकदम डीमन जैसा लग रहा है। उसका क्रॉस भी पूरा खतरनाक तरीके से चेंज हो जाता है। उसका सिस्टम विंडो तक बदल जाती है रेड एंड ब्लैक के अंदर और वहां पे पता चलता है नई जो स्किल है इसकी जो हीलिंग आर्ट वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गई है। 50 हेल्थ पॉइंट का डैमेज करती है वो किसी के भी ऊपर। 5 सेकंड का कूलडाउन है और 9 माना कॉस्ट कंज्यूम करती है। अपना हीरो सोचता है जैसा कि मैंने सोचा था ये कोई डैमेज डील नहीं करती, सीधा हेल्थ को ही रिड्यूस कर देती है। मतलब किसी इक्विपमेंट किसी भी आर्मर से इससे रोका ही नहीं जा सकता। वैसे किसी मेज की इनिशियल स्किल इससे ज्यादा डैमेज करती है पर अगर किसी एनिमी के पास मैजिक रेसिस्टेंट वाला इक्विपमेंट है तो एडवांटेज मेरे पास होगा। देन वो चेक करने लगता है अपना क्लैरिटी आर्ट को, वो भी पूरी तरीके से ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आया होता है, वही है बस वो डार्क हो गया है, उसका माना कंज्यूम करता है बस। और ये स्किल को देख के सोचता है ये अपनी क्लैरिटी आर्ट को देखा जाए तो ये भी बहुत ज्यादा माना ड्रेन कर देता है। किसी मेन मोमेंट पे कोई मेज अगर सामने उसका पूरा माने खत्म कर देगा उसकी अल्टीमेट स्किल भी वो यूज नहीं कर पाएगा। ऐसी हालत में मेज सिर्फ मेरी मुट्ठी में ही होगा। और इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता, मेज तो जादूगर होते हैं। फिर यहाँ पे ये सक्यूबस क्या करिए इसके मुट्ठी में, चलो छोड़ो। देन अपना हीरो भी सोचता है अगर मैं ऐसी स्ट्रेटजी बना के जाऊंगा तो मेरी कॉम्बैट करने का तरीका तो मेरे सामने एकदम क्लियर है। इसके साथ साथ मुझे अपने साथी के हीलिंग और बफिंग स्किल पे भी ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो वो पीछे से हील कर रहे हैं और मुझे यहाँ पे डैमेज पड़ रहा होगा। हमारा सीन चेंज होता है और हमें बाहर दिखाते हैं बच्चे सब लोग बात कर रहे होते हैं क्या तुम्हें भरोसा भी हो रहा है किसी ने जानबूझ के प्रीस्ट प्रोफेशन को चूज किया। उसके बगल वाला हंसते हुए कहता है जरूर ये कॉम्बैट फाइट से डरता होगा, पीछे बैठ के सपोर्ट खेलेगा। हमें दिखाते हैं सुमू ने भी अपना टैलेंट अवेकनिंग कंप्लीट कर लिया और उसने भी एक लेजेंडरी रैंक
प्रोफेशन बायोनिक टीयर को अवेकन किया है। इसकी हेल्प से वो किसी और वर्ल्ड से स्पिरिट्स को बुला के इसकी हेल्प कर सकती है कॉम्बैट के अंदर। एंड देन ये अनाउंसमेंट होने के बाद भी यहाँ पे बच्चे बात करने लग जाते हैं, फालतू की बकवासी कर रहे हैं तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। देन ये लड़की भी यहाँ पे अपना प्रोफेशन चूज करने के लिए आ जाते हैं, सेम डायलॉग्स होते हैं। एंड देन वो भी चूज करने के लिए कह देती है कि मुझे एक मेज प्रोफेशन चूज करना है और उसका सिलेक्शन भी कंफर्म हो जाता है। अपना हीरो भी यहाँ पे सेटिस्फैक्शन के साथ एक स्माइल आता है और तभी कोई कहता है एक मेज प्रोफेशन, वो भी लेजेंडरी रैंक टैलेंट के साथ, इसका पोटेंशियल बहुत अच्छा है, ये जरूर एक मेंबर बन सकती है प्रोफेशनल अलायंस के अंदर। देन यहाँ पे प्रिंसिपल भी कहता है हाँ पर मैं किसी और बच्चे में इंटरेस्टेड हूँ, बहुत समय हो गया जब से किसी ने प्रीस्ट प्रोफेशन खुद की चॉइस से सिलेक्ट किया हो। देन पीछे वाला बंदा सोचता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है कि बहुत टाइम हो गया, किसी ने भी अपनी मर्जी से ये चूज नहीं किया है, जरूर इसने अब कुछ सोच के ये प्रोफेशन चूज किया है। वो भी सोचता है ये बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे कोई जोर से भाग के आता है, लेकिन ये यहाँ दिखाती है उसकी मेज गर्लफ्रेंड है, वो इसकी तरह भाग के आती है, वो अपनी खूबसूरती का पूरा इस्तेमाल करते हुए कहती है तो मैंने अपना मेज प्रोफेशन चूज कर लिया है तो हमें डंजन में साथ में चलना चाहिए। देन अपना हीरो कह देता है नहीं थैंक यू मोमू, पर मेरे पास खुद के और प्लान है। देन लड़की कंफ्यूज होते हुए कहती है क्या तुम्हारे पास क्या प्लानिंग है। अब फिर हमारा सीन चेंज होता है और एक नोटिफिकेशन आती है, सिस्टम का मैसेज आता है जहां पर बिगनर इंस्टेंट डंजन ओपन हो चुका है वुल्फ डेन, वहां पे जाना है, तुम लोगों को तैयार हो जाओ। और अब जो इसने भी अपनी प्रोफेशनल अवेकनिंग और टैलेंट अवेकनिंग कर ली है वो अब अपनी टीम बना के अंदर जा सकते हैं। तभी कोई आता है अपने हीरो के पास, है लिनिए क्या तुम मोमू से मेरे लिए बात कर सकते हो, मैं उसे अपनी टीम में लाना चाहता हूँ, अगर तुम इसके लिए उसे मना लेते हो तो मैं तुम्हें अपने साथ आने दूंगा और तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ेगा, इसके बदले में मैं तुम्हें रिवॉर्ड का एक शेयर भी दे दूंगा। पीछे से लोग भी बात कर रहे होते हैं हाँ तुम्हारे जैसे घटिया से प्रीस्ट को कौन ही लेना चाहेगा, पर वो अगर सुमो की बात नहीं होती तो हम तुम्हें कभी लेते भी नहीं। फिलिनी भी इनकी तरफ देखता है और सीधे ही मना कर देता है, इससे उसके सामने वाले टीममेट्स भी गुस्सा हो जाने लगते हैं, वो भी कहने लगते हैं तो ज्यादा अनग्रेटफुल बनने की जरूरत नहीं है। सामने से यहाँ प्रिंसिपल आते हुए कहते हैं डंजन के अंदर टीम वर्क की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, अगर यहाँ पे कोई अच्छा सा टैलेंट भी है तुम्हारे पास तब भी तुम्हें बिना टीम के बहुत ज्यादा मुश्किल होगी बहुत सारे जानवरों के साथ एक साथ फाइट करने में। फिर यहाँ पे जब प्रिंसिपल आते हैं तो स्टूडेंट भी इनको ग्रीट करते हैं और ये प्रिंसिपल कहते हैं यंग मैन ये डीमंस का फेस चल रहा है, यहाँ पे अगर तुम्हारे किसी के भी साथ गिला शिकवा है तो उसे तुरंत ही साइड करके रख लेना चाहिए डंजन के लिए। अपना हीरो कहता है मेरे लिए इनके साथ कोई गिला शिकवा नहीं है, मैं तो बस यही सोच रहा था कि मैं अकेला जाऊंगा तो वहाँ पे मुझे ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस और ज्यादा अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ये सुनकर तो ये प्रिंसिपल बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, वो भी सोचता है सोलो क्लियर, वो भी प्रीस्ट प्रोफेशन के साथ। यंग मैन एट द वेरी लीस्ट तुम किसी और टीम को ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा मजाक मत करो अपनी जिंदगी के साथ। आफ्टर ऑल डंजन में जो कुछ भी होता है वो रियलिटी को भी अफेक्ट करता है, अगर तुम डंजन में कोई खतरा सामना करते हो मारे गए तो तुम रियलिटी में भी मर सकते हो। इतनी कंसर्न देख के अपना हीरो भी थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए सोचता है थैंक यू प्रिंसिपल, पर मैं अकेले सोलो रन कर सकता हूँ। देन मन में सोचता है अगर मुझे जल्दी लेवल अप करना है तो मुझे सोलो रन ही करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ जब तक मैं अपनी स्ट्रेंथ के साथ पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस नहीं होता तब तक मैं अपने डिवाइन रैंक टैलेंट भी किसी को नहीं दिखा सकता। देन अपना ये प्रिंसिपल भी उसको जाते हुए सोचता है लिनी इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कैसे है। फिर लिनी एकदम पोर्टल के सामने जाता है, जब वो अंदर जाने की कोशिश करता है तो एक नोटिफिकेशन बताया जाता है ये बिगनर्स ट्रायल डंजन बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, तो मैं रिकमेंड किया जाता है कि तुम टीम के साथ आओ, फिर भी क्या तुम सोलो जाना चाहते हो। देन अपना हीरो एक स्माइल करते हुए कहता है यस। फिर हमारा सीन चेंज होकर इस डंजन के अंदर ले जाता है, इसका नाम है नोविस डंजन, वो भी वुल्फ फॉरेस्ट है, जहाँ पर अपना हीरो भी रात के टाइम पे आया होता है। वहाँ पे एक नोटिफिकेशन में इस पूरे फॉरेस्ट की सारी डिटेल्स लिखी होती है। वुल्फ फॉरेस्ट लेवल 1 to 3 डिफिकल्टी है बिल्कुल हार्ड मोड पे, रिकमेंड किया जाता है कि तुम किसी टीम के साथ पूरा कॉर्पोरेट करते हुए इसको क्लियर करो। और इसके साथ में इंट्रोडक्शन में बताया जाता है इस डंजन में बहुत सारे खून के प्यासे भेड़ियों के झुंड हैं जिनके शार्प टीथ और क्लॉस हैं, अगर तुम्हें इनके सामने आना है तो तुम ध्यान देना कि ये तुम्हें पूरी तरीके से घेर डालें, वरना तुम्हारे पास बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं होगा। इतना सब देख के अपना हीरो भी सोचता है श्योरली जो भी डंजन में पहली बार आएगा उसके लिए ये डंजन बहुत खतरनाक होगा, बी रेटिंग पाना भी ये बहुत अच्छा काम है। एंड देन वो भी सोचता है कि डंजन के बीच में एक हीलिंग स्प्रिंग भी है, जो भी प्रोफेशनल घायल हो सकता है वहां पे वो हील भी किया जा सकता है। हाँ पर जिसे रिस्क लेना पसंद है वो एक एक करके भेड़ियों को मारने थोड़ी जाएगा, वो तो पूरे के पूरे झुंड को एक साथ ही मारने जाएगा। देन अपना हीरो भी सोचता है वहां पे बहुत सारे भेड़िया आ रहे हैं और एक बंदा पूरी तरीके से घिरा जा चुका है। एंड देन वो कहता है इस डंजन के ज्यादा डीप वाले एरिया को फॉरबिडन एरिया कहा जाता है, वहां पर जहाँ जितने भी लोग जाते हैं वो तुरंत ही वहीं पे मारे जाते हैं, पर मेरे पास तो एक गॉड लेवल टैलेंट है तो किसी बिगिनर डंजन को तो मैं आसानी से क्लियर कर ही सकता हूँ, मुझे जरूर ही उस लेजेंडरी फॉरबिडन लैंड में जाना पड़ेगा। देन हमें उस डंजन के बहुत ज्यादा डीप वाले एरिया में दिखाया जाता है, वहाँ बहुत सारा धुआं सा निकल रहा होता है, यहाँ दिखाया जाता है यहाँ पे ये किलिंग इंटेंट होती है जो इन वुल्फ से निकल रही होती है। अपना हीरो भी यहाँ आ चुका है, फिर इन वुल्फ की डिटेल मिलती है। हाँ लेवल 1 के भेड़िए हैं, चलो छोड़ो इनकी डिटेल्स कौन पड़ेगा। देन ये भेड़िए जाके पूरे झुंड में अपने हीरो की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं, वो अपनी स्किल का यूज करने लग जाते हैं, बाइट का बाइटिंग का, मतलब जिससे उनको ब्लीडिंग वगैरह होती है वो सारी स्किल का यूज करते हैं। अपना हीरो भी एक स्माइल देता है और वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, एकदम से उसके अंदर से बहुत सारे रेड कलर का ऑरा निकलने लग जाता है, फिर वो अपने स्टाफ को आगे करता है और एक हीलिंग स्पेल एक वुल्फ के ऊपर कास्ट करता है और वो वुल्फ पूरी तरीके से ड्रेन हो जाता है, उसकी सारी लाइफ एनर्जी रेड कलर में फॉर्म में निकल जाती है। और हमें इस स्किल का पूरा सीन भी दिखाते हैं, पढ़ना तो पढ़ लो। फिर सारा झुंड एकदम से अपने हीरो की तरफ अटैक करने के लिए चला जाता है, एक वुल्फ तो इसको काट भी लेता है, पर तभी अपने हीरो के अंदर से एक अजीब सी रेड कलर की सीड्स निकलती है जो उस वुल्फ को दूर झटक देता है। एक नोटिफिकेशन आती है किसी ने बाइट अटैक का यूज किया है, वो भी रिवर्स हो चुका है, तुम्हारी हेल्थ तो प्लस हो गई 20 और तुम्हें ब्लीडिंग इफेक्ट के कारण 2-3 की हेल्थ प्लस होती जा रही है। फिर अपना हीरो अपनी स्टाफ को पकड़ता है और जोर से चिल्लाता है रिवर्सिंग दिस सिचुएशन क्लैरिटी टेक्निक रिवर्सल कॉन्फिडेंस इंप्रूवमेंट। देन ये चिल्ला ही रहता है, फिर यहाँ पे पता चलता है कि उसने अपना मायना का यूज किया है और उसकी वजह से बहुत सारी चेंज निकली और उसने उन भेड़ियों को जकड़ लिया, पूरा उनकी पूरी माना एनर्जी खत्म हो चुकी है। ये देखिए अपना हीरो सोचता है जैसा कि मैंने सोचा था जैसे लो लेवल क्रीचर्स के अंदर ज्यादा माना होते नहीं है, वो आसानी से ड्रेन हो जाते हैं। तभी एक और
और वुल्फ मॉन्स्टर लिंक्स के ऊपर हमला कर देता है, पर लिंक्स भी अपनी फुर्ती दिखाते हुए एकदम से उसको डॉज कर लेता है और एक और हीलिंग स्पेल के साथ उसे भी खत्म कर देता है। एंड देन वो सोचता है एक वुल्फ मॉन्स्टर 10 एक्सपीरियंस पॉइंट देता है, अगर मैं इस डंजन के सारे वुल्फ्स को भी मार दूं तो शायद मैं 4th लेवल तक पहुंच जाऊंगा आराम से, पर मेरा टारगेट है इस डंजन का बॉस मॉन्स्टर। वैसे हम दोनों के लेवल में एक लेवल का डिफरेंस है, पर वो इतना भी ज्यादा नहीं होने वाला मेरे ख्याल से। देन वो ये सब सोच रहा होता है, पर एक वुल्फ मॉन्स्टर पीछे से आके कूद जाता है, उसको मारने ही वाला होता है, पर तभी अपना हीरो भी उसको नोटिस कर लेता है और सिस्टम नोटिफाई करता है कि तुम्हारी हीलिंग कूल डाउन खत्म हो चुका है, मतलब वो अपनी हीलिंग स्किल दोबारा यूज कर सकता है। एंड देन वो स्किल का यूज करता है, खतरनाक सी लाइट निकलती है और वो मॉन्स्टर भी वहीं पे ही मारा जाता है और सिस्टम में नोटिफाई कर देता है कि ये मारा गया, तुम्हें 10 एक्सपीरियंस पॉइंट मिल चुके हैं। और वो सोचता है मैंने इतने सालों से इसी दिन के लिए प्रिपेयर किया था, वैसे भी एनिमी तुम्हें मारने से पहले तुम्हारा लेवल थोड़ी देखेगा। फिर सिस्टम नोटिफाई कर देता है कि तुम अब कॉम्बैट मोड से बाहर हो चुके हो, तो तुम्हारा हेवन एंड अर्थ रिवर्सल डीएक्टिवेट किया जा रहा है। अभी ये जब नॉर्मल प्रीस्ट बन चुका है तो अपनी क्लैरिटी स्किल का खुद के ऊपर यूज कर लेता है, जिससे उसके स्टैट्स रिस्टोर हो जाते हैं। और सिस्टम भी नोटिफाई कर देता है कि अब तुम लेवल 2 पे पहुंच गए हो और तुम्हारे स्टैट्स भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं, तुमको पढ़ना हो तो तुम लोग पढ़ सकते हो। सिस्टम पैनल पे एक और नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारे लेवल अप के कारण तुम्हें 2 और स्टैट पॉइंट मिले हैं, तो तुम इसको कहां ज्वाइन करना चाहते हो। अपना हीरो कहता है इसे इंटेलिजेंस में डाल दो, और वो भी सोचता है अभी के लिए मैं सिर्फ हीलिंग और माना रिस्टोरिंग ही कर सकता हूं, तो मैं अपनी इंटेलिजेंस को ही बढ़ाऊंगा ताकि मैं अपने कॉम्बैट में ज्यादा अपने फुल पावर से फाइट कर सकूं। फिर हमारा सीन चेंज होता है और यहाँ प्रिंसिपल को भी शायद सब कुछ पता चल गया है और वो भी जोर से चिल्लाते हुए कहता है इम्पॉसिबल, क्या इसको पता नहीं है, क्या सारे टीचर्स ने इसको बताया नहीं, ये फॉरबिडन जोन में क्यों जा रहा है, जब तक वो मरना नहीं चाहता वो फॉरबिडन जोन में जानबूझ के तो नहीं जाएगा। तो इसका सिर्फ यही मतलब हो सकता है, या तो इसका लेजेंडरी टीयर टैलेंट है या फिर उससे भी हाई है। ये तो कितने शेम की बात है, जब तक वो खुद रिवील नहीं करता तब तक मुझे खुद पब्लिक में एक नए और प्रॉमिसिंग टैलेंट को ढूंढना पड़ेगा। आई होप वो जिंदा वापस आ जाए। यहाँ पे चिंता कर रहे होते हैं, पर उनके बगल वाले टीचर इनसे कहते हैं तुम इतनी चिंता क्यों करते हो, चलो हम एक शर्त लगाते हैं, मैं कहता हूँ ये बच्चा ना सिर्फ जिंदा वापस आएगा बल्कि ये हिस्ट्री के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ के वापस आएगा। इन्हीं के बगल वाला टीचर बोलता है तुम तो पहले उस लड़के में थोड़ा इंटरेस्टेड थे ना, हाँ फिर तुम इसकी तरफ क्यों देखने लगे। एंड देन हमें इन लोगों का भी सीन दिखाया था, यहाँ पे लड़की भी इससे फाइट करी होती है सुमुमु। एंड देन वो टीचर कंटिन्यू करता है वैसे इसके थॉट्स तो बहुत ज्यादा हाई एंड माइटी हैं, पर इसके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की थोड़ी सी कमी है। फिर हमें यहाँ इन लड़कियों की फाइट को भी दिखाया जाता है। ये लड़की फॉरेस्ट नोवा नाम की स्पेल का यूज करती है और बहुत सारी आइस जाके एक वुल्फ को खत्म ही कर देती है, पर तभी वो लड़की नोटिस करती है कि वहां पर और भी वुल्फ्स आ रहे हैं और एकदम से वो भागने लग जाती है उन दोनों लड़कियों को खींच के, और वो भी सोचता है तो भागना पड़ेगा, इतने सारे वुल्फ्स आ रहे हैं, और वो मन में सोचती है मेरी गॉडेस वाली इमेज एक झटके में खत्म हो गई। फिर थोड़ी देर भाग के एक जगह पे रुक जाती है और वो कहती है तुम दोनों मेरे पीछे रहना। फिर तभी वो अपनी बायोनिक टीयर वाले टैलेंट का यूज करते हैं, उसकी 2 कॉपीज बन जाती हैं और फिर से वो एक फ्रॉस्ट नोवा स्पेल का यूज करती है और उन वुल्फ्स को वहीं पे मार देती है, एक झटके में वो सारे मर जाते हैं। उसको भी एक कार्टून वाला फेस बना के कहती है हाँ ठीक है अब सेफ है यहाँ पर। फिर यहाँ पे हेडमास्टर भी हंसते हुए कहता है हाँ ये देखो अच्छा इतना ये मैंने तो पहले कहा था ये लड़की भी अच्छी है। फिर यहाँ पीछे बंदा कहता है हाँ थोड़ी बहुत टैलेंट होने से ही कुछ नहीं होता, तुम्हारे पास स्किल्स भी होना जरूरी है अनलेस। फिर हमारा सीन चेंज होता है और एक में खरगोश दिखाया जाता है और वो एक खरगोश एकदम से थोड़ा चौंक जाता है, वहां पे एकदम से एक वुल्फ की डेड बॉडी आके गिर जाती है और हमारा हीरो भी शान से चलता हुआ आ रहा था वहां से। फिलिनी कहता है ये स्पीड तो मैंने सोची थी, अगर मैं बस थोड़े बहुत वुल्फ्स को और मार दूंगा बस मैं लेवल 4 तक पहुंच जाऊंगा। एंड देन इसको पीछे से कोई आर्ट से फील होती है और वो भी सोचता है क्या ये वही है। फिर तभी थोड़ी घास को साइड करते हुए देखता है ये वो देखता है ये हाँ ये तो वुल्फ किंग, ये डार्क डिसेंडेंट वुल्फ किंग। फिर हमें इसके पूरे इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है और ये पूरे बहुत सारे भेड़ियों से घिरा हुआ था। एंड देन हमें इसके पूरे इंट्रोडक्शन भी दिया जाता है, तुम लोगों को पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो। पर तभी अपना हीरो कहता है हमने जब टेक्स्ट बुक में पढ़ा था ये तो एकदम एक टाबू था, मतलब इसका नाम भी नहीं लिया जा सकता था अपनी क्लास में। और हमें बताया जाता है कि इसने बहुत सारे प्रॉमिसिंग टैलेंट्स बहुत सारे जीनियस स्टूडेंट्स को बहुत सारी ऐसी इंजरीज दी हैं कि वो पूरी लाइफ टाइम इसे सस्टेंस नहीं कर पाए और बहुत सारे जीनियस स्टूडेंट्स को तो मार भी दिया है। तब से इस जगह को फॉरबिडन लैंड का आने जाने लगा था। अब मैं देखना चाहूंगा इसके अंदर आखिर कितनी ताकत है मेरे मिथिकल टैलेंट के सामने। इन जंगली वीडियो को देख के ऐसा लगता है कि ये हमेशा ही इस वुल्फ किंग के आगे पीछे घूमते रहते हैं और इसको प्रोटेक्ट करते रहते हैं, पर ऐसा नहीं है, ये टाइम टू टाइम भी अकेले घूमते रहते हैं ताकि ये अपनी नीड्स को भी फुलफिल कर सकें। और ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ही थोड़ी देर में वापस आ जाते हैं, ये थोड़ी देर के लिए चक्कर वक्कर भी काटते रहते हैं और यही टाइम हो सकता है कि मैं इन सबको एक एक करके मार सकूं। और हमें दिखाते हैं कि इसने एक वुल्फ की गर्दन वहीं पे ही तोड़ दी होती है और सिस्टम नोटिफाई कर देता है कि ये मर चुका है। देन अपना एमसी भी सोचता है ये जंगली भेड़िया मेरे लिए ब्लड बैग से ज्यादा कुछ नहीं है, जैसे जैसे मैं इनको मारता हूँ मुझे एक्सपीरियंस मिलता है और मेरा लेवल अप होता जाएगा, जितने कम उसके सबॉर्डिनेट होंगे उतना ज्यादा मैं पावरफुल होता जाऊंगा। फिर हम दिखाते हैं कि थोड़ी देर तक वो ऐसे ही वुल्फ्स को मारता रहता है और उसका लेवल 4 तक हो जाता है। जैसे वो लेवल 4 तक होता है वुल्फ किंग भी नोटिस कर लेता है कि उसके सबॉर्डिनेट सारे मर चुके हैं और वो जैसे पीछे मुड़ता है तो अपना हीरो कहता है ओह तो तुमने नोटिस कर लिया, पर ये कुछ ज्यादा ही देर नहीं हो गई। फिर वो वुल्फ किंग के सामने आ जाता है और कहता है चलो अपनी बैटल भी अब शुरू करते हैं। और हमें दिखाते हैं इस वुल्फ किंग के स्टैट्स हेल्थ 2000 माइना 1000 अटैक 500 डिफेंस 200, मतलब ये भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, 5th लेवल का ही है पर फिर भी इतना पावरफुल है। इन स्टैट को देख के अपना हीरो भी कहता है वो कितनी ज्यादा टेरिफाइंग अमाउंट ऑफ हेल्थ है और इसका अटैक और एट्रीब्यूट्स भी कितने ज्यादा है, अगर कोई नया चैलेंजर आएगा तो आसानी से एक हिट में मारा जाएगा वो, या फिर खेलते खेलते ही मारा जाएगा इस वुल्फ के साथ। ऑर्डिनरी वाइल्ड वुल्फ से कंपेयर करें तो ऑर्डिनरी वाइल्ड वुल्फ के मुकाबले 50 गुना ज्यादा है। हाँ पर तभी वो वुल्फ एकदम से इसके ऊपर हमला कर देता है और वो एक खतरनाक सा अटैक करके निकल जाता है, पर अपने हीरो के पास से तो ग्रीन लाइट निकल रही होती है हीलिंग की। देन अपना हीरो कहता है तो तुम्हारे मसाज के लिए थैंक यू, अब मेरी मसल्स को और अच्छा लग रहा है। फिर अपना हीरो भी सोचता है सच में ये गॉड लेवल टैलेंट तो कितना ज्यादा खतरनाक है, मैं तो बस खड़ा हुआ हूँ और इस वुल्फ किंग के अटैक्स मेरे ऊपर उल्टा हीलिंग किए जा रहे हैं, मेरा माना रिकवर किए जा रहे हैं, जैसे मैं पूरा रिकवर हो जाऊंगा मैं खड़े खड़े इसे अपने फुल पावर अटैक के साथ मार दूंगा। और तभी हमें दिखाते हैं इसकी हीलिंग कूलडाउन खत्म हो चुकी है और ये उसके ऊपर हमला करता है जिससे वो वुल्फ भी बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से ग्राउल करता है। फिर वो एक बेसिक क्लॉ अटैक करता है अपने हीरो के ऊपर, जिसे अपना हीरो भी बहुत ज्यादा हैरानी से डॉज कर लेता है और यहाँ पे वुल्फ भी थोड़ी सी स्माइल दे रहा होता है खतरनाक तरीके से। अपना हीरो कहता है क्या तुमने मेरी वीकनेस को पता लगा लिया, पर अब तो बहुत देर हो चुकी है। यहाँ ये वुल्फ किंग अब गुस्से के मारे अपना सारा ऑरा रिलीज करने लगता है, सिस्टम में नोटिफाई करता है कि अब डार्क डिसेंडेंट वुल्फ किंग बिजर्क हो जा रहा है और यहाँ पे अपना हीरो
लोग सोचता है क्या ये ब्रिजक जा रहा है, अगर ये वुल्फ से घिरा हुआ होता तो ये थोड़ा खतरनाक हो सकता था, पर कितने शर्म की बात है, तुम अब अकेले हो। देन वो अपना हीलिंग अटैक का यूज करने लगता है क्योंकि उसका कूलडाउन खत्म हो चुका होता है और हमें जोरदार लाइट की बीम दिखाई जाती है जिसके अंदर वो सीधा ही मारा जाता है वो वुल्फ किंग। और यहाँ सिस्टम नोटिफाई करता है कि तुमने डार्क डिसेंडेंट वुल्फ किंग को मार दिया है, तुम्हें 1000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं और तुम्हारे सारे रिवॉर्ड्स भी काउंट किए जा रहे हैं, तुम लेवल 5 तक पहुंच चुके हो। फिर यहाँ रिवॉर्ड के तौर पे इसे एक ब्रॉन्ज ट्रेजर चेस्ट मिलती है और सिस्टम नोटिफाई करता है कि तुमने बिना कोई डैमेज डील के इस डंजन के सारे हिडन एलिमेंट्स को कंप्लीट कर लिया है, इसके लिए तुम्हें ट्रिपल एस रेटिंग दी जाती है। देन अपना हीरो भी ये देख के सोचता है वाओ मुझे ट्रिपल एस रेटिंग मिली, अगर मैं थोड़ा सा भी डैमेज डील करता तो क्या मुझे ट्रिपल एस रेटिंग नहीं मिलती। और यहाँ इस ट्रिपल एस रेटिंग के तौर पे इसको एक और सिल्वर ट्रेजर चेस्ट भी दी जाती है। और बाहर हमारा सीन चेंज होता है, लीडर बोर्ड पे भी दिखाया जाता है कि किसी ने ट्रिपल एस रेटिंग को अचीव किया है। और यहाँ पे बच्चे सोच रहे होते हैं क्या ट्रिपल एस रेटिंग ये कोई कैसे ही कर सकता है, ये तो कभी पूरे हिस्ट्री में ही कभी नहीं हुआ है, क्या हम हिस्ट्री को दोबारा बनते हुए देख रहे हैं। फिर प्रिंसिपल भी बहुत शॉक हो जाता है और वो भी कहता है क्या कभी ना देखी गई और सबसे यूनिक रेटिंग ट्रिपल एस रेटिंग, वो भी इस डंजन के अंदर, वो भी सारे एलिमेंट्स सारे हिडन एलिमेंट्स को कंप्लीट किया है इसने। मैं अगर जान सोचूं तो सिर्फ लिनिया ही गया था ना फॉरबिडन लैंड के अंदर तो। और यहाँ उनके बगल में खड़ा हुआ टीचर भी बहुत हैरान हो जाते हैं, उसका चश्मा भी नीचे गिर जाता है और वो भी सोचता है क्या हिडन रेटिंग को भी सारी कंप्लीट किया है इसने ट्रिपल एस। अगर ट्रिपल एस किसी को अचीव करना है तो बिना कोई डैमेज खाए उसको पूरा डंजन कंप्लीट करना है, पर ये कैसे ही कर सकता है कोई प्रीस्ट। और इसके लिए सॉरी मैंने पहले बोला था कि यहाँ पर जो अपने हीरो ने कोई डैमेज डील नहीं किया है इसीलिए उसको ट्रिपल एस रेटिंग मिली है, पर असल में उसे कोई डैमेज नहीं पड़ा पूरे डंजन के अंदर, इसीलिए उसको ट्रिपल एस रेटिंग मिली है। इस अचीवमेंट को देख के सुमो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, वो भी सोचती है क्या एसएसएस रैंक रेटिंग, मेरे पास तो बस ए रैंक की रेटिंग, उसमें भी मेरी जान हालत में आ गई थी और ये कितनी ज्यादा खतरनाक होती होगी। वैसे ये डंजन इतना ज्यादा खतरनाक है, मैं सोच रहा हूँ कि लिनिया भी क्या कर रहा होगा। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हम लिनिया के पास जाते हैं और वो सब कुछ सारे रिवॉर्ड देखने के बाद कहता है ठीक है चलो मेरे लिए ट्रेजर चेस्ट को ओपन करो, चलो देखते हैं इसमें क्या मिलता है। तो पहली ट्रेजर चेस्ट ओपन होती है, उसमें से किताब जैसी कोई चीज निकलती है, उसकी डिटेल में हमें बताया जाता है। तुमने अभी एक सिल्वर चेस्ट को ओपन किया है जिसके अंदर से तुम्हें एक सिल्वर रैंक की स्किल मिली है और उसके अंदर से एक सिल्वर रैंक का ही शैडो डैगर भी मिला है। ये रिवॉर्ड्स देख के लिनी भी बहुत ज्यादा खुश होता है और वो भी सोचता है सिल्वर रैंक की है जो स्किल है ये तो मैं खुद ही लर्न करूंगा। देन वो स्किल को लर्न करता है, उसके अंदर से उसको डिवाइन हीलिंग की स्किल मिल जाती है। ये 50 माना पॉइंट कंज्यूम करती है, 20 सेकंड का कूलडाउन है और इफेक्ट के तौर पे ये तुम्हारे एलाइज की 100 एचपी हील करती है और 10 सेकंड तक 20-20 करके एचपी हील करती रहती है। लिनी इसके ऊपर हेवन एंड अर्थ रिवर्सल का यूज करता है जिसकी हेल्प से डिवाइन हीलिंग की स्किल कैटास्ट्रोफिक डिसेंट्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसके इफेक्ट की बात करें तो जब भी इसको यूज करेंगे तो 100 एचपी 10 मीटर की रेंज में जितने भी एनिमी है उनकी खत्म होती है और 20 एचपी कम होती रहेगी 10 सेकंड तक। इसके साथ साथ ब्लड लॉस का इफेक्ट भी ऐड होता है और ये 45 माना पॉइंट कंज्यूम करेगी और 20 सेकंड का इसका कूलडाउन भी। ये फिर देखने के बाद लिनिया बहुत ज्यादा खुश होता है और वो भी सोचता है वाओ इस बार भले ही माना कंजप्शन बहुत ज्यादा है और इसका कूलडाउन भी अच्छा है, लेकिन ये बस अर्ली स्टेज में ही थोड़ा सा दिक्कत देगा, पर आगे तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और वैसे भी इतना खतरनाक ग्रुप अटैक डैमेज ये तो मेरी अर्ली स्टेज के लिए अल्टीमेट स्किल भी हो सकती है और मेरी क्लैरिटी स्किल के साथ कंबाइन करके यूज करूं तो ये मेरे कूलडाउन वाली चीजों को बहुत ज्यादा कम कर देगी। और इस डैगर की बात करें तो इसे मैं किसी अमीर लौंडे को बेच सकता हूं, इससे मुझे थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा फ्यूचर एक्सपेंसिव के लिए। हमेशा मैं अंकल आंटी के पैसों पर टिका हुआ नहीं रह सकता, उन्होंने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है। फिर सिस्टम नोटिफाई करता है कि तुम्हें 5 फ्री स्टैट पॉइंट भी मिले हैं। देन अपना भी सोचता है ये तो असली रिवॉर्ड है मेरे लिए। एंड देन वो बताता है कि ये स्टैट पॉइंट्स तभी मिलते हैं जब तुम लेवल अप करते हो, वो भी बस 2 ही मिलते हैं। और अगर तुम्हें और स्टैट पॉइंट चाहिए तो तुम्हें हिडन डंजन्स में जाना पड़ेगा, उसमें जीतने पे तुम्हें मिलेंगे, या फिर तुम्हें कोई हिडन ट्रेजर चेस्ट खोलनी पड़ेगी। इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं तुम्हें स्टैट पॉइंट मिलने का, इसीलिए ये बहुत रेयर भी होते हैं। और वो हमें बताता है जब तक तुम कोई डंजन की रेटिंग में एस रैंक या उससे ज्यादा नहीं करते हो तो तुम्हें कोई एट्रीब्यूट पॉइंट नहीं मिलता और एस रैंक रेटिंग जब अचीव करोगे तभी तुम्हें 5 स्टैट पॉइंट मिलेंगे। देन वो कहता है ये 5 स्टैट पॉइंट जाएंगे मेरी इंटेलिजेंस में। एंड देन वो सोचता है मैं बनूंगा अब इस दुनिया का सबसे खतरनाक मेज और सबसे वायलेंट प्रीस्ट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनने का सफर मेरा अब से शुरू होता है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हम बाहर का सीन दिखाते हैं और बच्चे बात करने लगते हैं देखो वो स्ट्रॉन्गेस्ट टीम बाहर आ रही है और हमें दिखता है कि ये तो वही पोर्टल है जहां से अपना हीरो बाहर आने वाला है। सब लोग यहाँ पे चीयर्स करने लग जाते हैं कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट टीम यहाँ पे आ रही है, पर तभी अपना हीरो लिनी यहाँ से बाहर निकलता है। लोग सोचने लगते हैं क्या लिनी है ये यहाँ पे क्या कर रहा है, लोग बात करने लग जाते हैं कि ये अकेले क्यों है, पर अपने हीरो को कुछ भी समझ नहीं आता है। लोग बात कर रहे होते हैं शायद इसकी टीम अभी वहाँ पे लूट कलेक्ट कर रही होगी और वो लोग भी कहने लगे हैं मुझे भी लगना है कि एस रैंक रेटिंग में क्या ही रिवॉर्ड्स मिलते होंगे। और तभी यहाँ पे सुमो मुमो आती है और वो भी कहता है सिली लिनी ये तुम थे क्या। और तभी ये ताना कसने वाले लोग भी जाते हैं, ये लोग फालतू में एक प्रॉब्लम करने लग जाते हैं। ये भी कहता है क्या एस रैंक मैं अगर बोलूँ तो ये तो बस अकेले ही गया था ना, सुमो तुम कुछ ज्यादा ही इसको ओवर एस्टिमेट नहीं कर रही हो, अगर ये अकेले गया तो इसके पास तो बहुत सारी चीजें भी होनी चाहिए ना। और यहाँ पर ये बहुत सारे हंसने लग जाते हैं, अपने हीरो को मजाक उड़ाने लग जाते हैं, पर अपने हीरो इनको इग्नोर करते हैं। वो सब लोगों से बोलता है क्या हमारे दोस्तों में से कोई है जिसने असेसन क्लास को चूज किया हो, मेरे पास एक सिल्वर टियर का डैगर है, तुम चाहो तो मैं इसको बेचना चाहता हूं, अगर कोई इस डैगर में इंटरेस्टेड है तो बाहर आ सकता है। ये सुन के तो ये ताने कसने वाले लोग बिल्कुल चुप रह जाते हैं और यहाँ पे सब लोग कहने लगते हैं क्या सिल्वर टियर का डैगर, और सब लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, उसकी बोली लगाने लग जाते हैं। कोई कहता है 10,000, कोई कहता है 20,000, 30,000 और यहाँ पे रेटिंग बढ़ती जा रही होती है। तभी एक और बंदा और ज्यादा बढ़ा के 50,000 भी कर देता है। अपना हीरो भी सोचता है क्या 50,000 ये तो अच्छा प्राइस लग रहा है मुझे एक सिल्वर टियर डैगर के लिए। देन वो कहता है 50,000 एक, 50,000 दो, और तभी ये पीछे से एक और आवाज आती है 1 लाख। ये है एक असली अमीर शादी और इसे देख के सारे लोग बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। और भी सोचते हैं एक एवरेज फैमिली की इनकम होती है 10,000 एक महीने के लिए, और ये अगर जो प्राइस दिए 1 लाख अलायंस कॉइन ये होते हैं पूरे 10 साल की उनकी इनकम। ये तो कितनी ज्यादा ही अमीर लड़की है, ये तो कुछ ज्यादा ही हाई प्राइस नहीं है। देन अपना हीरो भी सोचता है एक स्माइल देता है, वो भी कहता है हाँ 1 लाख तो थोड़ा ज्यादा प्राइस है लेकिन इस प्रीमियम डैगर के लिए ये एक परफेक्ट प्राइस है। देन वो भी वो ड्रैगन निकालते हुए कहता है ठीक है तो ये डील हुई। डील होने के बाद भी बच्चों की नजर लिनी पे से हटती नहीं है। ये लोग भी इसके पास आते हुए पूछने लग जाते हैं लिनी तुम किस लेवल पे हो। लिनी बताता है मैं 5th लेवल पे हूं। ये लोग पूछने लग जाते हैं तो बताओ आखिर तुमने किस टीम के साथ टीम अप किया था, क्या तुमने इस डंजन को सोलो ही क्लियर किया है, तो हमें बताओ क्या तुम्हें वो बच्चों जिसने एसएस रैंकिंग
तुमको अचीव किया है, हमें बताओ, जल्दी सिखाओ, मैं भी तुमने ये कैसे अचीव किया। ये सब ये बकवास कर रहे होते हैं। फिर हमें यहाँ पे प्रिंसिपल सर को भी दिखाते हैं, यहाँ पे भी कहते हैं इस बच्चे को देख के ऐसा नहीं लगता कि इसने किसी टीम के साथ टीम अप किया है। देन वो दूसरा टीचर भी कहता है हाँ वैसे हिस्ट्री में आज तक किसी ने भी इससे अच्छी फीट को अचीव नहीं कर पाया, ये तो मुझे भी इंपॉसिबल लग रहा है। तीसरा टीचर कहता है हाँ ये तो हो ही सकता है, इसने कि डंजन में कोई टीम मिल गई होगी, उन्हीं के साथ मिलकर इसने डंजन को क्लियर किया होगा, वरना ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई स्टूडेंट कर सके एसएसएस रैंक रेटिंग वो भी अकेले। वैसे मैं भी सोच रहा हूँ एसएसएस रैंक रेटिंग को अचीव करने के लिए बिना कोई डैमेज लिए पूरा डंजन क्लियर करना पड़ता है। ये बच्चा सच में बहुत ज्यादा लकी होगा। अभी के टाइम पे जो टॉप रैंक के न्यूबी स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको अचीव नहीं कर सकते। एंड देन हमें नीचे भी दिखाया जाता है, सीन चेंज हो आता है कि सारे बच्चों ने लिनियो को घेर रखा होता है और यहाँ पीछे जो टीम अपने लिनियो को ताने कस रही होती है वो तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और यहाँ पे वो लोग भी सोचते हैं कि अभी हमें इस बच्चे को परेशान करना चाहिए, पर इस बंदे को कुछ समझ में नहीं आता। ये भी कहता है इस बच्चे ने जरूर किसी तरीके से चीटिंग की है, एक लो लेवल का प्लेस कितना ही आगे जा सकता है। फिर उसके साथ में साथी भी कहने लगे थे हाँ इसकी शक्ल तो देखो ऐसा लग रहा है इसने किसी तरीके से तो चीटिंग की है। डूड ठीक है, हम इसको जब भी नेक्स्ट टाइम हमें मिलेगा हम इसको एक अच्छा सा सबक सिखाएंगे। फिर हमारा सीन चेंज होता है, यहाँ पे प्रिंसिपल कहता है ठीक है स्टूडेंट्स ये टेस्ट अब खत्म होता है और आज से तुम लोग कोई ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं हो, आज से तुम एक ट्रेनी प्रोफेशनल हो और आज से 30 दिनों के बाद तुम्हारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होने जा रहा है, प्रोफेशनल टेस्ट। इसी टेस्ट में पता चलेगा कि तुम आगे चल के एक ऑर्डिनरी इंसान ही बन के रहोगे या फिर एक प्रोफेशनल बनोगे जो ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करेगा डीमन टाइज के अगेंस्ट। ये सब कुछ तुम्हारे आने वाले टेस्ट पे ही डिपेंड करेगा। तो तुम्हें अब ये स्कूल के द्वारा जो डंजन प्रोवाइड किए जाएंगे तुम्हें उनका अच्छा इस्तेमाल करना है और एटलीस्ट लेवल 10 तक तो पहुंचना ही है एक महीने के अंदर अंदर। ये अनाउंसमेंट खत्म होने के बाद अपना हीरो मन में सोचता है ये प्रोफेशनल टेस्ट टीम में ही कंप्लीट करना पड़ता है और ये जिसमें टीम कोऑपरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वैसे मेरी टीम का एक कैंडिडेट तो मैंने सिलेक्ट कर लिया है, इसके अपीयरेंस को देख के जज मत करो, देखने से ऐसा लगता है ये बहुत ज्यादा केपेबल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, पर रियलिटी में इसी को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत पड़ती है। ये बहुत क्लमजी और सिंपल माइंडेड लड़की है, वैसे तो ये बहुत ज्यादा लॉयल है पर इसे कोई भी आसानी से बेवकूफ बना सकता है। ये कभी भी अपने ट्रू नेचर को छुपा ही नहीं पाती है, भले इसने कोई पावरफुल एबिलिटी अवेकन कर ली है पर फिर भी मुझे इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ये तो अंकल आंटी और मैंने डिसाइड किया था, पहले जैसी ट्रेजेडी मैं अब कभी भी होने नहीं दूंगा। देन वो सुमू के पास आता है और कहता है आज रात को हम लोग डिनर स्किप करने वाले हैं, हम किसी डंजन में चलेंगे अपना लेवल बढ़ाने के लिए। देन अपने ये सुन के तो सुमू भी थोड़ी सी शौक हो जाती है पर वो भी कह देती है हाँ ठीक है। और फिर हमारा सीन चेंज होता है और हम जाते हैं उस डंजन के पास और हमें इस डंजन की डिटेल दिखाई जाती है। इसका नाम है स्टोन केव, लेवल है 3 to 6, डिफिकल्टी तुम खुद से सेट कर सकते हो। मीडियम स्केल की डिफिकल्टी के लिए भी 5 से 10 प्लेयर्स चाहिए हैं और बाकी की डिटेल्स तुमको पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो। इस डंजन केव के बाहर हमें लिनिया और सुमू को भी दिखाते हैं। लिनिया इस डंजन की डिफिकल्टी को सेट कर रहा होता है, यहाँ पे लिखा होता है कि तुम्हें स्कॉर्पियन किंग को मारने में थोड़ी सा ध्यान देना पड़ेगा, उसके पॉइजन से पॉइजन मत हो जाना और अगर तुमने इस स्कॉर्पियन किंग को एक टाइम के अंदर ही नहीं मारा तो ब्रिजर्क मोड में भी जा सकता है। फिर लिनिया हार्ड डिफिकल्टी को सिलेक्ट कर लेता है और वो भी कहता है यहाँ पे डंजन में अपनी तरफ से डिफिकल्टी को सेट कर सकते हैं। उसी से डिपेंड करेगा कि डंजन में जो मॉन्स्टर्स हैं उनके एट्रीब्यूट्स कितने खतरनाक होने वाले हैं। जितने खतरनाक मॉन्स्टर होते हैं अच्छे रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। और यहाँ पर ये देख के तो ये सुमू बहुत हैरान हो जाती है और भी कहती है क्या ये न्यूबी डंजन में हार्ड मोड सेलेक्ट किया तुमने। देन यहाँ लिनिया भी कहता है मुझ पे भरोसा रखो। देन यहाँ पे सुमू भी कहती है ऐसा नहीं है मैं तुम पे भरोसा नहीं करती, मुझे तो तुम पे पूरा भरोसा है, ये बस बिना कोई डैमेज लिए इस पूरे डंजन को क्लियर करना पड़ेगा, ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, इससे तुम भी थोड़े से प्रॉब्लम में आ सकते हो। और अपना हीरो पीछे मुड़ के एकदम कूल अंदाज में कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस डंजन में एक स्किपिंग क्लास मेथड भी है। फिर यहाँ पे लड़की भी बहुत हैरान होती है, वो भी एकदम क्यूट स्माइल करते हुए कहते हैं क्या मॉन्स्टर्स को अवॉइड कर सकते हैं क्या स्किपिंग क्लास मेथड, ये तुम्हारे पास कैसे है। पर अपना हीरो बताता है कि यहाँ पे जो पहले जितने भी लोग आते थे वो अपना एक्सपीरियंस जो शेयर करते थे उससे मैंने पास में बहुत सारी कैलकुलेशन लगाई और बहुत से डंजन्स की एक स्किपिंग क्लास मेथड भी बनाई है। ये सुनकर तो ये लड़की भी बहुत हैरान हो जाती है, वो भी सोचती है ये तो कितना इंप्रेसिव है, बस लोगों के एक्सपीरियंस को सुन के इसने इमेजिन कर लिया और एक रास्ता भी बना लिया। एक्चुअली पास्ट में मुझे पहले से ही पता था कि लिनिया अपनी स्ट्रेंथ को हमेशा छुपा के रखता है, ये इतनी ज्यादा चीजों को कैलकुलेट करता रहता है कुछ ना कुछ और हमेशा थ्योरेटिकल चीजों को स्टडी करता रहता है। ये इतनी स्टडी करता रहता था, इससे तो इसको टॉपर होना चाहिए था, पर हमेशा ये टेस्ट में बस नंबर पे ही पास होता था एकदम बाउंड्री पे। लोगों को लगता था ये तो बस एक नॉर्मल सा बेवकूफ इंसान है जिसको कोई भी आसानी से बुली कर सकता है, पर ये तो हमेशा अपनी ताकत को छुपा के रखता है। मतलब इस लड़की के पास भी थोड़े बहुत जजमेंट तो है, मतलब अपने हीरो इस लड़की की फालतू में चिंता करता रहता है। लिनिया भी कहता है तुम कहां के सपने देख रही हो, तो ये लड़की भी शर्माते हुए कहती है मैं आ रही हूं। एंड देन ये भी सोचती है मुझे तो पक्का भरोसा है लिनिया के ऊपर, ये जरूर ह्यूमैनिटी का एक बहुत अच्छा सेवियर बनेगा। फिर हमारा सीन चेंज होकर इसी केव के अंदर जाता है। फिर लिनिया और सुमू दोनों ही इस डंजन के अंदर टेलीपोर्ट होकर आ जाते हैं और सुमू भी सोचती है वाओ ये कितनी ज्यादा सुंदर है, पर लिनिया ऐसे कहती है ये जंगली डंजन है, ये पुराने वाले डंजन से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है तो ध्यान देना। और अभी सिस्टम नोटिफाई कर देता है कि तुम्हारी टीम में लोग बहुत कम है तो तुम्हें दूसरी टीम के साथ ज्वाइन किया जा रहा है। और यहाँ पे लिनिया भी सोचता है क्या ये डंजन भी दूसरी टीम के साथ कंबाइन कर सकता है हम लोगों को, मतलब अब हमें सिर्फ मॉन्स्टर्स को ही नहीं मारना है बल्कि दूसरी टीम से भी ध्यान से मुकाबला भी करना है। तभी पीछे से एक आवाज होता है, एक धमाका होता है पीछे। इस खतरनाक से धमाके के बाद हमें एक बंदे को दिखाते हैं जिसके मुंह से खून निकल रहा है, पर यहाँ राइटर ने खून की जगह पानी बनाया हुआ है, पता नहीं कौन से नशे कर रहा है ये उड़ते हुए जाता है दूर जाके किसी दीवार से टकराता है, उसके साथ भी इसके लिए बहुत चिंता करने लग जाता है। फिर इधर से कराने लग जाता है, इसके मुंह से खून निकल रहा है और ये भी सोचता है मुझे नहीं लगा था ये छोटे मोटे मॉब्स भी हमारी टीम को पूरी तरीके से खत्म करने वाले हैं, मैंने इस डंजन को कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया, हमारा वाला पुराना डंजन तो इसके लेवल में कुछ भी नहीं है और इसका हार्ड मोड तो कुछ ज्यादा खतरनाक है। फिर हमें इसके सामने वाले पॉइजनस स्पाइडर के पूरे स्टेट्स भी दिखाए जाते हैं। पॉइजनस स्कॉर्पियन लेवल 3, स्ट्रेंथ 5, कॉन्स्टिट्यूशन 4, इंटेलिजेंस 2, स्पिरिट 3, एजिलिटी 5, एट्रीब्यूट सिल्वर। तुम लोगों को ये स्पाइडर जैसे भी लग रहे हो मुझे तो ये बहुत कमजोर लग रहे हैं। इनके पास 3 स्किल है, पॉइजन, स्टिंग और बाइट और हार्डनिंग, और इसका इंट्रोडक्शन तुम लोगों को पढ़ना हो तो तुम लोग पढ़ सकते हो। और यहाँ पे इन स्पाइडर को देख के सब लोग बहुत ज्यादा कांप रहे होते हैं। हाँ भले ये कमजोर है पर इनके जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा लग रही है, ये सब लोग यहाँ पे कांप रहे हैं। यहाँ पे अपना हीरो भी इनके पास आया था और ये बंदा भी इसको नोटिस कर लेता है और वो इनसे हेल्प मांग लेता है, लिनिया यहाँ पर और हमारी फाइट में मदद करो, तुम्हें हमारी अकेडमी की ट्रिटी को ज्यादा भूलना नहीं चाहिए। पर अपना हीरो तो एकदम चुपचाप इनको देखता है और फिर वो कहता है खुद से फाइट करो, और हम तो जाने लग जाते हैं और वहां से भागने लग जाते हैं और पीछे से ये लोग अपने हीरो को गाली देने लग जाते हैं और वो कहता है चलो इस रास्ते से चलना है हम लोगों को, यहाँ पे हमें ज्यादा मॉन्स्टर्स नहीं मिलेंगे।
भागते वक्त लिनिया कहता है याद रखना ये सारे स्कॉर्पियंस पानी से बहुत ज्यादा डरते हैं, इन सबके पास मेले अटैक्स के तो बहुत सारी स्किल्स है पर लॉन्ग रेंज कोई भी स्किल्स नहीं है, इनके पास कोई तरीके नहीं लॉन्ग रेंज में फाइट करने का। याद रखना मेरी कमांड्स को फॉलो करो और चुपचाप मेरी तरफ ही फॉलो करते हुए आ जाओ। और हाँ एक और चीज, इनके ये बहुत ज्यादा पॉइजनस होते हैं तो इनके स्टिंग से तो बच के ही रहना, चुपचाप मेरे पीछे ही पीछे आते रहना। और हमें दिखाते हैं ये जहाँ से भी जा रहे थे नीचे पॉइजन पड़ा होता है, उसी पे चल के जा रहे होते हैं। ये लड़की कहती है ठीक है मैं सब कुछ समझ गई। यहाँ पे लिनिया भी एक स्माइल के साथ कहता है ओ एक और चीज, ये सारे स्कॉर्पियन साउंड को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। और हमें दिखाते हैं कि सामने ही एक खतरनाक सा स्पाइडर आ चुका है और ये इनके ऊपर हमला करने ही जा रहा होता है। अरे मॉन्स्टर कुछ कर पाता है उससे पहले लिनिया अपनी रेड टेक्निक का यूज करता है और खतरनाक तरीके से एक लाल कलर का स्लैश इसकी तरफ बढ़ा देता है और वो स्लैश जाके इसकी पूरी हेल्थ को खत्म ही कर देता है सीधा। और यहाँ पे मुमूस देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो भी सोचती है, कहती है क्या ये तुम्हारा टैलेंट है, सो इसकी मदद से तुमने एसएसएस लेवल रेटिंग को अचीव किया है। पर अपना हीरो एकदम स्टाइल से कहता है फिर वो हम सबको इस क्लास स्किपिंग मेथड के बारे में बताता है। वो बताता है हमें इसमें एक ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ता है जिसमें कम से कम मॉन्स्टर हो और आसानी से हम इसको बॉस मॉन्स्टर तक ले जा सकें। और इसमें ये एक तरीके का डंजन के बग की तरह ही होता है। तो देन वो इसके बाद आगे बढ़ने लग जाते हैं। सामने एक स्प्रिंग होता है और यहाँ अपना हीरो कहता है एक ऐसा डंजन जहाँ पर सारे ही मॉन्स्टर्स पानी से बहुत डरते हैं और वहीं पे इतना अच्छा एक स्प्रिंग भी है। और फिर वो कहता है इस स्प्रिंग का पानी बहुत साफ है, हम चाहे तो इसको पी भी सकते हैं और हमें इसे क्रॉस करना है स्प्रिंग को। तो चलो हम यहाँ चलते हैं। यहाँ पे लड़की भी स्प्रिंग को देखती है, पहले तो इसे कुछ गड़बड़ लगती है पर ये ज्यादा सेट ना करती है, सीधा चली जाती है। देन अपना हीरो आसानी से पहले क्रॉस कर जाता है और यहाँ पे लड़की भी आसानी से इसको आ जाती है और ये अदाएं दिखाते हुए हाँफते हुए अपने हाथ कपड़ों को संवारने लग जाती है। पर अपने हीरो तो इसकी तरफ देख ही नहीं रहा होता है, वो बस एक पत्थर को देख रहा है, उसी को घूरे जा रहा है। एंड देन उसको कुछ गलत सा फील होने लग जाता है। पर तभी दिखाते हैं जिस पत्थर पे लोग खड़े थे वो पूरे खिसकने लग जाता है और ये पूरे नदी के बीचों बीच चले जाता है। और तभी बहुत सारी आंखें दिखाई जाती हैं और चारों तरफ से यहाँ पे बहुत सारी स्पाइडर्स आने लग जाती हैं। और यहाँ पे आता है एक खतरनाक सा स्पाइडर किंग और यहाँ पे इसने पूरी तरीके से इस लेक को चारों तरफ से घेर लिया होता है। तभी ये बंदे भी पीछे से आ जाते हैं और भी सोचते हैं क्या यहाँ पर क्या चल रहा है। ये लोग वहाँ पे पीछे से अच्छे से देखने लग जाते हैं पर ये सारी स्पाइडर्स अपने हीरो और उसी की टीम को ही ताड़ रही होती हैं और उसी को खाने की फिराक में होती हैं। ये एक पानी के एकदम बीचों बीच है और यहाँ पे चारों तरफ बहुत सारी स्पाइडर और उन स्पाइडर्स का किंग भी अपने हीरो के ऊपर हमला करने के लिए एकदम तैयार है। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने अपने हीरो को घेर लिया था और अपने हीरो तालाब के बीचों बीच फंस चुके थे और चारों तरफ से इन मॉन्स्टर्स ने इन लोगों को घेर लिया था। इनके क्लासमेट भी ये सब देखते हैं पर वो इनकी हेल्प करने के बारे में नहीं सोचते। पर अपना हीरो इन मॉन्स्टर को टॉन्ट मारने लगता है आओ आओ मेरे पास आओ। पर तभी यहाँ पे ये मॉन्स्टर और भी ज्यादा गुस्सा होने लग जाते हैं इससे। देन अपना हीरो अपना ऑरा रिलीज करता है और वो कहता है अगर तुम यहाँ नहीं आओगे तो अभी है मेरी चांस। फिर वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसके अंदर से एक खतरनाक सा डीमन टाइप फिगर निकलता है और वो यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर पे हमला कर देता है। एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने 5 मॉन्स्टर को मारा, फिर से होती है यहाँ पे तुमने 50 को मारा, फिर से होती है और तुमने 100 मॉन्स्टर्स को मार दिया है और तुम्हें 2000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले। यहाँ पे ये इनके दोस्त भी हैरान हो जाते हैं, कहते हैं ये तो एक प्रीस्ट है, इसके पास इतना पावरफुल स्पेल कैसे हो सकता है। हमने तो एक ही मॉन्स्टर को हराने में इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई थी, हमारी तो जान पे बनाई थी। ये तो इन लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा अपने हीरो पे। ये भी कहते हैं क्या मतलब कि जिसने वो रिकॉर्ड ब्रेक किया था वो अपना हीरो ही था क्या। यहाँ सुमो भी अपनी पावर को रिलीज करती है और कहती है यहाँ से आप मेरे ऊपर छोड़ दो। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और अपने आइस स्पेल से बहुत सारे स्कॉर्पियंस को किल करने लग जाती है। नोटिफिकेशन आती है कि तुमने 50 मॉन्स्टर को मारा है तो और तुम्हें 500 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले। एक और नोटिफिकेशन में बताते हैं कि तुमने सारे पॉइजनस स्कॉर्पियन को मार दिया है। सुमो का लेवल 24 पे पहुंच चुका है और उसे एक फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट भी मिला है। मुमो को दिखाते हैं वो भी लेवल अप कर रही होती है तो उसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकलती है। वो भी सोचती है क्या मेरा इतनी जल्दी लेवल अप हो गया। हमें इसके स्टैट भी दिखाए जाते हैं, तुम लोगों को पढ़ना हो तो पढ़ लो क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा नॉर्मल से स्टैट है, इतने भी पावरफुल नहीं है। बस इसका टैलेंट है बायोनिक टीयर का और इसके पास एक ही अटैक पावर है आइस स्पेल वाली। अब चूंकि सारे स्कॉर्पियन मॉन्स्टर्स मर चुके हैं तो अपना हीरो भी इस स्कॉर्पियन किंग की तरफ देखता है और वो देखता है कि अपने सारे सबॉर्डिनेट्स के मरने के बाद ये पानी में उतर आया है जहां पर सारे स्कॉर्पियंस पानी से डरते हैं। पर ये किंग लेवल का स्कॉर्पियन है तो इससे पानी से कोई ज्यादा डर नहीं लग रहा है और अब ये सीधा अपने हीरो की तरफ चार्ज करने के लिए बढ़ जाता है। फिर मुमो भी अपनी आइस स्पेल का यूज करती है इसके ऊपर और जो कि बस जाके 10-10 का ही डैमेज करते हैं। तो वो भी सोचती है क्या बस 10 पॉइंट का डैमेज, ये पॉइजनस स्कॉर्पियन किंग तो कितना ज्यादा पावरफुल है, इसका डिफेंस कुछ ज्यादा ही पावरफुल है और हमें क्या करना चाहिए। अगर हमने एक भी गलती की तो हम तो बस। तो अभी अपना हीरो कहता है तुम ज्यादा चिंता मत करो, इसका वीक पॉइंट इसके पेटों में लगी हुई है लाइफ कोर है, अगर हम इसके ऊपर हमला करें तो पढ़ते हुए दिखाते हैं कि वो स्कॉर्पियन ने एक पूंछ से हमला कर दिया था जिससे ये दोनों भी बाल बाल बचते हैं और अपने हीरो एक पावर का इस्तेमाल करता है जिससे उसके स्टिंग को 2 हिस्सों में काट देता है। सुमो को दिखाते हैं वो भी पानी को जमाने लग जाती है ताकि वो यहाँ पे खड़े हो सके। अपना हीरो कहता है ऐसे ही आइस को फैलाती रहो ताकि हम अच्छे से खड़े हो पाए और वो एक पावरफुल लेजर से अटैक कर देता है। ये उसकी रेड टेक्निक इसको जाता है और ये पॉइजनस स्कॉर्पियन किंग को 150 का डैमेज करता है। अपना हीरो भी सोचता है इसकी बॉडी तो कितनी ज्यादा हार्ड है। हमें दिखाते हैं कि अब ये किंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो अपने ऐसे ही अटैक करने लग जाता है, कोई भी मूव करता है। अपने हीरो कहता है अब मूव की टर्न है। हमें दिखाते हैं बहुत सारी आइस निकलती है और वो उसके अटैक को वहीं पे फ्रीज कर देती है और तभी हम दिखाते हैं अपने हीरो को मूव करने का टाइम मिल जाता है और वो एक पत्थर से दूसरे पत्थर पे जाके चढ़ा जाता है। और अपने हीरो कहता है जब ये कोई मूव करता है तभी अपनी बॉडी को हिलाता है और हमें उसका वीक पॉइंट तभी मिल सकता है। हमें दिखाते हैं वो एक पावरफुल से अटैक कर देता है जिससे उसके वीक पॉइंट को वो छेदते हुए लाइट निकल जाती है और वो सीधा 1000 का डैमेज करती है। मूवी भी सोचती है वो ये तो कितना ज्यादा औसम है। इसी के साथ सिस्टम नोटिफाई कर देता है कि पॉइजनस स्कॉर्पियन किंग मर चुका है और तुम्हें 3000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं, तुमने इस डंजन को कंप्लीट कर दिया है। एक और नोटिफिकेशन आती है कि तुमने सारे हिडन एलिमेंट्स को भी कंप्लीट किया है, सारे बॉस मॉन्स्टर को, सारे मॉन्स्टर्स को भी मारा है और तुम्हें पूरी जर्नी में एक भी बार पॉइजनस इंसेक्ट ने भी नहीं काट पाया और तुम कभी भी पॉइजनस भी नहीं हुए, इसीलिए तुम्हारी रेटिंग को अपग्रेड करके एसएसएस लेवल
लेवल पे किया जाता है तुम्हें एक गोल्डन चेस्ट मिलती है और 5 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट भी मिलते हैं। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि अपने हीरो भी लेवल अप करके लेवल 6 तक पहुंच गया, उसके अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है और हमें इसके स्टैट्स भी दिखाए जाते हैं। इसके स्टैट्स पहले से बहुत ज्यादा अच्छे हो गए हैं और अब इसका जो अवेकन टैलेंट है वो हेवन एंड अर्थ रिवर्सल की जगह पे इसका नाम रख दिया है रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। पर मैं इसको हेवन एंड अर्थ रिवर्सल ही बुलाऊंगा। इसके पास बहुत सी स्किल्स भी है, तुम चाहो तो पढ़ सकते हो। चलो एक एक का नाम ले ही देता हूँ। सिंगल टारगेट स्पेल्स में देखें तो हीलिंग स्पेल है इसके पास और रेड टेक्निक है, और सपोर्ट स्किल्स में देखें तो क्लैरिटी स्किल है और एक कन्फाइनमेंट स्किल है, मतलब कि जिससे वो चेन्स निकाल के पकड़ता है वो वाली, और एक ग्रुप स्किल में डिवाइन थेरेपी और साइकोपैथ डिसेंड है। ये देख के अपना हीरो भी बहुत खुश लग रहा होता है और सुमी और ये दोनों भी अब इस डंडन से बाहर जाने लगते हैं क्योंकि अब इनका काम तो हो गया है। पर तभी पीछे से दिखाते हैं ये लोग इसके जो क्लासमेट होते हैं वो इनका नाम चिल्लाते हैं और ये इनसे भीख मांगने लग जाते हैं। प्लीज हमें अपने अंडर ले लो माय लॉर्ड, आप हमारी किसी भी बुरी बात का बुरा मत लगाना, प्लीज हमें माफ कर दीजिए और हमें अपने अंडर ले लीजिए, हम आपके लिए कुत्ते भी बने कुछ भी करने के लिए तैयार है। पर अपना हीरो इनकी बातों को इग्नोर करते हुए बस एक चीज कहता है, तुम सब लोग अभी जो कुछ भी है वो सब तुम अपने तक ही रखना, अगर इसमें से कोई एक बात भी बाहर फैली तो इसकी सारी जिम्मेदारी तुम लोगों की होगी और तुम लोग इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा पाओगे। और ये दोनों धीरे धीरे करके यहाँ पे पिक्सल बाय पिक्सल टेलीपोर्ट होने लग जाते हैं। फिर ये लोग जब टेलीपोर्टेशन स्पेस में आते हैं तो अपना हीरो कहता है उस ट्रेजर चेस्ट को अभी ओपन कर लो क्योंकि यहाँ पे और कोई देखने वाला है भी नहीं। तो ये लोग भी ओपन करने लग जाते हैं। ये वही ट्रेजर चेस्ट है जो इसको रिवॉर्ड में मिली है डंजन क्लियर करने पे। देन दोनों इस ट्रेजर चेस्ट को ओपन करते हैं और हमें पहले इसको मिलती है एक ग्रोथ टाइप स्किल पॉइजन बबल। ये मेज क्लास के लोग ही एक्टिवेट कर सकते हैं, मतलब यूज कर सकते हैं। एंड देन इनको मिलते हैं एक कुछ जूते, मतलब कि एक विंड बूट्स है और ये डिवाइन रैंक का इक्विपमेंट है। और फिर इसको मिलती है एक सिल्वर रैंक का इक्विपमेंट हंटिंग स्वॉर्ड और एक सिल्वर रैंक का इक्विपमेंट एमरल्ड रिंग मिलती है और 5 फ्री इक्विपमेंट पॉइंट मिलते हैं, मतलब एट्रीब्यूट पॉइंट्स। फिर हमें सेपरेटली इन इक्विपमेंट की विंडोज को दिखाते हैं और इनके पूरे एट्रीब्यूट पॉइंट्स को भी दिखाते हैं जो कि सच में बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। और इन इक्विपमेंट्स के पास जो स्किल्स होती है वो तो और भी ज्यादा शानदार होती है। अब मैं इनको पढ़ के नहीं बताऊंगा, तुम लोग चाहो तो पढ़ सकते हो, ये है यहाँ पे। बस मैं तुम लोगों को इतना बता सकता हूँ कि ये SSS रेटिंग की वजह से इनको इतनी अच्छी चीजें मिली हैं और ये दोनों भी बहुत हैरान हो गए होते हैं। इनको भी पता नहीं चलता कि गोल्ड रैंक के इक्विपमेंट्स भी मिले, पर अपना हीरो कहता है हाँ वो सब तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं और बिगनर रैंक के डंजन में यही सबसे बेस्ट लूट जो मिल सकती है वो है, और सबसे बेस्ट है ये सिल्वर टीयर की रिंग। ये इस रिंग को हाथ में लेते हुए कहता है भले ये एक सिल्वर टीयर का इक्विपमेंट है पर ये किसी भी स्किल का कूलडाउन को कम करता है। अगर इसको मैं ऑक्शन में डालूं तो ये तो मिलियंस में भी जा सकता है, बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा ये। तो स्किल को इसको देते हुए कहता है ये स्किल बुक मेजर्स के लिए है तो इसे तुम यूज करो। तो ये लड़की कहती है ये तो गोल्ड रैंक स्किल पॉइजन वाली है और लेकिन मैं तो आइस का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर मैं अपने एट्रीब्यूट को सिलेक्ट कर चुकी हूँ तो मैं सिर्फ आइस का इस्तेमाल कर सकती हूँ। पर तभी लड़की कुछ नोटिस करती है, एक सिस्टम पर नोटिफिकेशन आती है एक हिडन टैलेंट एक्टिवेट कर लिया है तुमने 5 एलिमेंट मास्टर का, जिसमें से 2 आउट ऑफ 5 प्रोग्रेस हो चुकी है। तो ये लड़की भी सोचती है हाँ ये कैसे हुआ। लड़की के अंदर बहुत ज्यादा गोल्डन ऑरा निकल रहा होता है। ये लड़की कहती है भाई 5 एलिमेंट मास्टर, मैंने तो इसके बारे में कभी किसी से नहीं सुना, मैंने तो ये भी नहीं सुना एक टैलेंट अवेकनिंग के बाद किसी स्किल की वजह से कोई अपना टैलेंट कैसे इवॉल्व कर सकता है। अपना हीरो कहता है इंटरेस्टिंग। अपना हीरो कहता है अब ऐसा लगता है कि एक स्किल बुक से तुम्हारा कुछ नहीं होगा, 5 एलिमेंट की सारी स्किल्स बुक्स और ज्यादा से ज्यादा तुम्हें स्किल्स चाहिए होंगी ताकि तुम अपने टैलेंट के कुछ अच्छे गेम्स को एक्टिवेट कर सको। अभी तो 2 आउट ऑफ 5 ही है, अगर तुमने 5 आउट ऑफ 5 कर लिए तो हो सकता है कुछ और भी अच्छा हिडन रिवॉर्ड मिले तुम्हें। पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी के लिए तुम्हें इसे छुपा के रखना चाहिए ताकि टाइम आने पर तुम इसे बाकियों के सामने एक ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये लड़की भी कहती है हाँ अब तो मेरे पास भी एक ट्रम्प कार्ड आ गया है तो मैं इसे छिपा के रखूंगी, चलो अब चलते हैं, अब टाइम हो गया है। देन ये लोग एक पोर्टल के थ्रू बाहर जाने लगते हैं। ये लड़की पूछती है बाय द वे तुमने अपने 5 फ्री स्टेट पॉइंट को कहाँ यूज किया है, क्या होगा और तुम मुझे थोड़ा सा गाइडेंस दो। तो अपना हीरो कहता है हाँ मेरा रास्ता मेरा खुद का है, ये तुम्हें सूट नहीं करेगा। तो लड़की कहती है चलो ठीक है। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम बाहर आ जाते हैं, सब लोग बात कर रहे होते हैं इस डंजन में कितना ज्यादा खतरा है, यहाँ के स्कॉर्पियन कितने ज्यादा पावरफुल है, मैं तो एक के सामने भी नहीं टिपका है, कितना ज्यादा घटिया से डंजन है, इतना पावरफुल डंजन न्यूबीज के लिए कैसे हो सकता है। ये सब लोग इस डंजन के बारे में बात कर रहे होते हैं। अपने हीरो और लड़की भी बाहर आ जाती है, सब लोग बहुत ज्यादा खुश आते हैं, वो लोग पहचान जाते हैं कि सुमू है, पर ये लड़के ये नहीं सोच पाते कि उसके बगल में वो लड़का क्या होना है। तो ये लोग फालतू के रूमर्स बनाने लगते हैं। पर तभी हम दिखाते हैं कि एक सुपर कार इनके सामने आती है। लड़के भी देखते हैं क्या इतनी पावरफुल कार है, इतनी मस्त लग रही है। और इसके अंदर से 2 लोग निकलते हैं। एक लड़का जो आ रहा होता है वो कहता है लाओ त्सो, तुमने तो बताया था ये वो लड़की है जो इसने लेजेंडरी क्लास को अवेकन किया। ये यहाँ से देखने तो ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, पीछे से उसका वो लाओ भी बोलता है। और नहीं तो क्या, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा। हमें मुंह को दिखाते हैं, वो अपने हीरो को खींचने लग जाते हैं और वो कहती है ठीक है अपना काम हो गया तो आप जल्दी से निकलो यहाँ से। तो अपना हीरो कहता है क्या हुआ तुम्हारे साथ। मुंह में कहती है मुझे इस तरह के लोगों से नफरत है। फिर वही लड़की अपने मन में सोचती है ये ऐसा लड़का है जो अपनी फैमिली के पैसों पर रोब झाड़ता है और छोटे मोटे लोगों को परेशान करता है और जीनियस और टैलेंटेड लोगों को हायर करता है ताकि डंजन्स पे कब्जा कर सके। अपने फैमिली के पैसों से ये सबसे ज्यादा घटिया से काम करता रहता है और ये चारों तरफ लड़कियों के साथ ही घूमता रहता है और छोटे घरों की लड़कियों को और लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करता रहता है। पर तभी लड़का मुंह के सामने आता है और वो कहता है अरे दोस्तों जरा रुको तो सही। फिर ये बंदा अपने बेकार से चेहरे पे छपरियों वाली स्माइल लाते हुए कहता है ओ डियर ब्यूटी, तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा नाम हुआन साओ फेंग है। ये हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ता
बढ़ता है, पीछे सब लोग बात करने लग जाते हैं क्योंकि ये हुआंग ग्रुप का उत्तराधिकारी है। उत्तराधिकारी मतलब हेयर है, हाँ मतलब वो हेयर नहीं होता, तुम लोगों को पता है, अब मैं नहीं बताऊंगा उत्तराधिकारी क्या होता है, ठीक है, होने वाला ओनर। यहाँ पे हैंड आगे बढ़ा तो पीछे सब लोग इसकी बहुत ज्यादा तारीफें कर रहे होते हैं, कुछ लोग बुराइयां भी कर रहे होते हैं क्योंकि ऐसे रूमर्स थे कि इस बंदे ने बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी खराब की है। पर यहाँ पे ये बंदा अपने आप को मेन कैरेक्टर समझ रहा होता है। ये घटिया स्माइल देते हुए सोचता है हाँ मैं कहीं भी चला जाऊँ मैं ही सेंटर ऑफ अटेंशन होता हूँ, मतलब सब लोग मेरे ही बारे में बात कर रहे होते हैं। मुमू ने भी इसके ये रूमर सुने हुए होते हैं, वो सीधा अपने हीरो के पीछे छुप जाती है और वो कहती है नहीं मेरे पास अपना बॉयफ्रेंड है। अपने हीरो को समझ में नहीं आता है, उसने इसके बारे में कोई भी रूमर्स नहीं सुने होते हैं। पीछे से हुआंग भी कहता है हाँ क्या हो, मन में सोचता है इसने तो कितने सस्ते क्वालिटी के कपड़े पहने, ये अगर इस लड़की के साथ रहेगा तो ऐसा ही लगेगा भैंस के गोबर में कोई फ्लावर उग रहा है। अपना हीरो मुंह से कहता है मिस तुम फिर से मुझे अपनी सील की तरह इस्तेमाल कर रही हो, मेरे ख्याल से तुम इस बंदे को जानती हो। हुआंग अपने हीरो को धक्का देने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और वो कहता है ठीक है दफा हो जाए यहाँ से, पर अपने हीरो उसका हाथ वहीं पे झटक देता है तो ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ये कहता है इस लूजर की हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ को हिट करने की, फिर वो एक मुक्का बना के इसको मारने के लगता है और वो कहता है तू तो मेरे एक मुक्के के भी लायक नहीं है। और हम देखते हैं कि इसने अपने मुक्के में अपनी वॉरियर स्किल चार्ज को भी एक्टिवेट किया होता है, पर अपना हीरो भी अपनी प्लंडर स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और जैसे ही उसका हाथ अपने हीरो से टकराता है उसकी सारी वो जो स्किल थी वो रिवर्स हो जाती है, उल्टा उसी को ही डैमेज पड़ जाता है। इससे तो वही बहुत हैरान हो जाता है, उसको जो बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है, वो जमीन पर गिर जाता है और चिल्लाने लग जाता है ये कितना ज्यादा दर्द हो रहा है मुझे। इसके चेहरे पे भी बहुत ज्यादा पसीना आने लग जाता है। ये अपने दांत पीसते हुए कहता है तूने किस तरह की डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल किया है, पर अपने हीरो इनोसेंट बनते हुए कहता है क्या मैंने तो कुछ भी नहीं किया और वैसे भी मैं तो बस एक छोटा सा प्रीस्ट हूँ। वो एक स्माइल देते हुए कहता है यार सभी लोगों ने देखा है यहाँ स्किल का यूज सिर्फ तुमने ही किया है, मैंने तो किसी स्किल का यूज नहीं किया, डर्टी ट्रिक का इस्तेमाल किया होगा तो वो तुम्ही ने किया होगा। पीछे से लोग भी बात कर रहे होते हैं अभी आखिर यहाँ पर हुआ क्या, या मिस्टर हुआंग ऐसे कैसे गिर गए, मुझे इसके बारे में खास कुछ पता तो नहीं है, पर लिनिये सच में ही एक प्रीस्ट है, उसके पास कोई डैमेज देने वाली स्किल तो नहीं होगी। पर यहाँ मूवी सोचती है क्या ये लिनिये का टैलेंट हो सकता है, पर ये बंदे को चैन नहीं आता, वो फिर से अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है और इसको गाली देते हुए इसकी तरफ बढ़ने लग जाता है। पर होना क्या था फिर से वही होता है और ये फिर से वही भी पसीने आने लग जाते हैं इसको और ये नीचे जमीन पे लौटपट करने लगता है और वो कहने लगता है तुम चीटिंग कर रहे हो। अपना हीरो भी सोचता है ये तो बस मेरे हीलिंग रिवर्सल का छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, तो इससे मुझे ये पता चल गया कि ये स्किल बस डैमेज रिवर्स नहीं करती बल्कि कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी प्रोड्यूस करते हैं। हमें दिखाते हैं ये तो नीचे पड़ा होता है, अपने हीरो ऊपर से खड़े खड़े इसको सोच रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा कमजोर था, मैंने तो अपनी आधी स्ट्रेंथ का भी यूज नहीं किया। फिर हुआंग मरियल सुअर की तरह चिल्ला रहा होता है तेरे अंदर हिम्मत है तो मुझे रिलीज कर, तेरी हिम्मत कैसे, इस छोटी सी फाइट में अपनी अवेकन स्किल का इस्तेमाल किया, तू जरूर अभी बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहा होगा ना, अभी भी टाइम है, जल्दी से मेरे सामने अपने घुटने पे जा, मैं तुझे माफ करने के बारे में सोच भी सकता हूँ। पीछे लोग बात कर रहे होते हैं फाइटिंग के दौरान अपनी स्किल का यूज करना अवेकन के साथ ये तो फॉरबिडन है। फिर हुआंग के साथ जो बंदा आया था वो अपनी एनालिसिस करने लग जाता है, एक प्रीस्ट जिसने इस मोटी चमड़ी वाले इसके पास बहुत से अच्छे इक्विपमेंट्स भी है उसको बस इंस्टेंटली हरा दिया। स्कूल फॉर्म पे भी लोग बात कर रहे थे कि लिनिये ने बहुत सारे अच्छे इक्विपमेंट्स को ऑक्शन किया था और ये लेवल 5 पे भी पहुंच गया है। डैम ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आज तो अवेकनिंग का पहला ही दिन है और ऐसे ही कोई लेवल 5 तक कैसे ही पहुंच सकता है बस एक वाइल्ड डंजन से। देन लिनिये के पास आता है और वाकई कहता है एक्सक्यूज मी प्लीज हमारे यंग मास्टर को यहाँ पे आप माफ कर दीजिए, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। वो मन में सोच रहा होता है लिनिये मैंने इस नाम के बारे में कभी नहीं सुना, पर ये इतने ज्यादा रूमर्स फैल रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत तो नहीं हो सकते, इसने जरूर कोई स्ट्रॉन्ग टैलेंट को अवेकन किया है और उसके ऊपर से ये एक हिडन टैलेंट भी है। वैसे मैं भी इस हुआंग फैमिली के बंदे के साथ अपने रिलेशन खराब नहीं करना चाहता, पर ये मुझे थोड़ा सा ऐसा लग ही नहीं रहा कि मुझे इसके साथ कोई रिलेशन रखना चाहिए क्योंकि ये बंदा तो हमको दिखा जाता है भाई राइटर की कुछ तो दुश्मनी है हुआंग बंदे से, पहले सुअर जैसी शक्ल लग रही थी अब कुत्ते जैसी लग रही है, ये ऐसी चिल्ला रहा होता है डैम तू ऐसे मुझसे माफी भी क्यों मांग रहा है, बस एक झटके में खत्म करना इसको, तेरे पास तो इतनी अच्छी पावर है मारना इसको, जैसे फालतू चिल्ला रहा होता है। पीछे से वो बंदा कहता है हाँ इसका कुछ नहीं हो सकता, वो अपने कुछ तो टेलिस्मैन निकालता है तो ये सोचता है हे तू क्या कर रहा है हुआंग के ऊपर, जैसे ही कोई वो टेलिस्मैन लगता है वो सीधा ही हुआंग वहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर ये हुआंग को उठा के अपने हीरो के पास आता है और ये बताता है कि ये हुआंग शाओफेंग है, यंग मास्टर है हुआंग ग्रुप का और आज के इस इंसिडेंट को ये इतनी आसानी से तो नहीं जाने देगा, ये जरूर कुछ बंदे भेजेगा तुम्हें परेशानी खड़ी करने के लिए। तो अपना हीरो भी कहता है लेकिन कुछ कह पाता उससे पहले ये बंदा एक कार्ड निकालता है और वो कहता है तुम इस महीने के लिए प्लीज स्कूल मत आना, इस कार्ड में 50,000 रुपए तुम इसको मेरी माफी की तरह ट्रीट कर सकते हो, अगर तुम्हें लेवलिंग अप में कभी कोई मदद चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम अपने लोगों के साथ कोई पीछे नहीं छूट जाओगे, पर मैं आशा करता हूँ कि तुम मेरी थोड़ी सी इज्जत करोगे और इस बंदे को थोड़ा कुछ समय के लिए अवॉइड करोगे। पर अपने हीरो सीधा ही कह देता है इससे नहीं मुझे किसी ग्रेटिट्यूड की जरूरत नहीं है। लेकिन मन में सोचता है ये बंदा थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये अपने यंग मास्टर को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है उसकी गलतियों पे, इवन ना ही ये उसकी गलतियों पे कोई जले पे नमक छिड़कने की कोशिश कर रहा है और उल्टा ये मुझे ही एड कर रहा है पैसे देके। अपना हीरो सीधा ही पीछे मुड़ जाता है और वो कहता है जब तक कोई मुझे उंगली नहीं करता मैं भी उसे उंगली नहीं करता, इनफैक्ट मैं तो देखना चाहूंगा ये कितने बंदों को मेरे पीछे भेज सकता है। और वो मन में सोचता जाते हुए ये तो उल्टा टाइम पे ही आएगा, मैं अपनी कैटास्ट्रोफिक स्किल का भी थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट कर लूंगा। फिर हमारा सीन चेंज होता है, ये लोग घर पे आ गए होते हैं, यहाँ पे लिनिये ने अपने इस डंजन की पूरी स्ट्रेटजी बना के यहाँ पे अपलोड कर दी थी 5000 अलायंस कॉइन के लिए और इसके प्रूफ के लिए इसने अपनी रिंग और स्वॉर्ड और उसकी स्किल बुक का फोटो भी डाली थी इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी ये उतना ज्यादा पॉपुलर तो नहीं हुआ था इसलिए यहाँ पे थोड़े बहुत कमेंट्स आने लगते हैं। पहला बंदा बोलता है डैम ये एमरल्ड रिंग 10% कूल डाउन कर देती है किसी भी स्टेट के, ये तो बहुत ज्यादा इंसेन है। दूसरा बंदा बोलता है अगर ये एमरल्ड रिंग सेल पे है तो मुझे बताओ मैं तो अपना घर भी बेच दूंगा इसे पाने के लिए। तीसरा वाला थोड़ा सा सातिया दिमाग का होता है, वो कहता है इस लेवल का डंजन डिफिकल्टी कोई स्पीड रन भी कर सकता है क्या, ये जरूर कोई स्कैम
होगा और ये इमेजेस भी फेक होंगी। चौथा वाला कहता है 5000 अलायंस कॉइन बस एक स्ट्रेटजी कॉइन के लिए, तू क्या पागल मागल हो गया क्या? ये कमेंट्स देख के मुंह थोड़ी सी उदास हो जाती है। वो लिनिये से कहती है, लिनिये क्या ये स्ट्रेटजी गाइड ये प्रोफेशनल फॉर्म पे तुमने ज्यादा ही प्राइस में नहीं रख दी? यहाँ पे अपना हीरो कहता है, ट्रस्ट में मोमो, यहाँ पे ये 5 फ्री स्टेट पॉइंट्स की बात है, कोई भी इसे रिफ्यूज तो कर ही नहीं सकता। फिर हमारा सीन चेंज होता है, कुछ लोग इसी डंजन को क्लियर करने के लिए आ गए थे, वो भी अपने फोन पर चेक कर रहे होते हैं कि ये स्टोन केव डंजन की जो ट्रेन है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और एसएसएस रैंक की डिफिकल्टी में अगर तुम लोग करने जाओगे तो यहाँ पे टीम कोऑपरेशन तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल सा होता है। तो इन लोगों की नजर अपने हीरो की स्ट्रेटजी गाइड पे भी जाती है। वो लोग भी सोचने लगते हैं ये थोड़ी महंगी तो है, क्या हमें ये बाय करनी चाहिए? तो उसके साथी कहने लगे भर में जाए पैसे, खरीद ले, एक बुक से कुछ नहीं हो रहा है। उसकी साथी वाली लड़की भी कहती है, आफ्टर ऑल इससे हमें 5 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो ये जो फोन चला रहा होता है ये बंदा कहता है, हाँ ठीक है, वो देखो यहाँ पे किसी ने तो खरीदा है, चलो इसका कमेंट देखते हैं। हमारा सीन फिर चेंज होता है, अपने हीरो के पास 2 और नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारी स्ट्रेटजी गाइड 2 लोगों ने खरीदी है। फिर 3 मिनट के बाद का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे एक बंदे ने सक्सेसफुली एसएसएस रैंक की रेटिंग के साथ इसे क्लियर कर लिया होता है। बहुत ही पॉजिटिव से रिस्पॉन्स मिलने लग जाते हैं और भी बहुत ज्यादा सेल बढ़ने लग जाती है इसकी, और सब लोग एकदम जोश में जाते हैं। लोग इसकी गाइड को खरीद के बिल्कुल पागल हो रहे होते हैं। सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने एसएसएस रैंक की रेटिंग के साथ इसको क्लियर कर लिया होता है। लिनिये की सेल हर मिनट तक बढ़ती जा रही होती है। यहाँ पे एक्सक्लूसिव न्यूज़ चलने लग जाती है कि आखिर ये बंदा है कौन, मैं इसको अपना मास्टर बनाना चाहता हूँ। लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, रोने लग जाते हैं वो तो खुशी के मारे, इतनी ज्यादा खुशी इनसे संभली नहीं जा रही होती है। अपने हीरो की पोस्ट बहुत ज्यादा वायरल चली जाती है। यहाँ मैं मुंह को भी दिखाता हूँ, वो तो पैसों से नहाने लग जाती है, वो उसकी भी आंखें बिल्कुल चमकने लग जाती है। वो कहती है ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है और 100 लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया, मैंने तो सीधे ही 5 लाख रुपए कमा लिए, ये तो कितना ज्यादा अच्छा है। मतलब रुपए की बात नहीं हो रही, यहाँ अलायंस कॉइन की बात हो रही है। इन लोगों की कोई करेंसी होगी, 8 सालों पहले करेंसी तो डूबी गई होगी। 8 साल पहले ये सब शुरू हुआ था ना, तो अभी तक तो इनने नई अलायंस कॉइन नाम की करेंसी बना ली होगी। फिर हमारा सीन चेंज होता है, यहाँ एक बंदा अपने हीरो की पोस्ट को देखते हुए कहता है, इंटरेस्टिंग, क्या तुम लोगों को इस पर्सन के बारे में कुछ पता चला? यहाँ पे इसके पीछे खड़े 2 बंदे भी कहते हैं, नहीं अभी तो नहीं। इस बंदे ने ये पोस्ट अपलोड करने से पहले एंटी हैक डिवाइस का इस्तेमाल किया है, इसीलिए हम इसकी इंफॉर्मेशन का पता नहीं लगा सकते, पर हमने इसकी आईपी एड्रेस से पता लगाया कि इसकी रफ लोकेशन जियांचिंग सिटी प्रोफेशनल एकेडमी के पास में है। तो ये बंदा भी एक अच्छी स्माइल देते हुए इन लोगों की तरफ मुड़ता है और वो कहता है, मैंने भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें सुनी है, इस एकेडमी कुछ तो अच्छा हुआ है इस साल। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हमारे हीरो को पता चलता है कि उसकी जो ग्रेट स्वॉर्ड है, जो उसको ऐसे रिवॉर्ड में मिली थी हंटिंग स्वॉर्ड, उसका बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ रहा है और एक बंदा तो बहुत ही ज्यादा उत्सुक है तुम्हारी इस ग्रेट स्वॉर्ड को खरीदने के लिए। तो अपना हीरो कहता है, वाओ ये मेरी ग्रेट स्वॉर्ड इतनी जल्दी सोल्ड होने लग गई है। तो अपना हीरो भी उस बंदे को मैसेज करता है, 80,000 अलायंस कॉइन ये फिक्स है और इसके अंदर कोई बार्गेनिंग नहीं होने वाली। तो बंदा कहता है, ये तो बहुत सस्ती है बिग बॉस, क्या हम अभी इसको ट्रेड कर सकते हैं? तो अपना हीरो कहता है, हाँ ये पॉसिबल तो है, मैं अभी तुमको डिलीवर भी कर दूंगा। ठीक है, तो मुझे स्कूल डंजन एंट्रेंस के पास में मिलो। तो सामने से रिस्पॉन्स होता है, ठीक है मैं वहां पे 3 मिनट के अंदर पहुंच जाऊंगा, आप भी जल्दी जाओ। इस ट्रेड को भी सक्सेसफुली हो तो देख के देख के मुंह बहुत ज्यादा खुश आती है। वो एक्साइटेडली कहती है, लिनिये तुमने इसको भी इतनी अच्छे हाई प्राइस में बेच दिया, अब मैं ग्रेट स्वॉर्ड को भी इंक्लूड करूं तो 3 लाख का प्रॉफिट तुमने इससे भी कर लिया। तो अपना हीरो एकदम स्ट्रेट लुक के साथ कहता है, हाँ ये मेरी एक्सपेक्टेशन के बीच में ही था, मैंने तो ये पहले ही सोचा था, क्योंकि अपना प्राइस रीजनेबल है यहाँ पे और अपना कंटेंट भी बहुत ज्यादा वैल्यूबल है और कुछ लोग तो अपना फ्री प्रमोशन भी कर रहे हैं, पर अभी भी हमको बहुत सारे डंजन को क्लियर करना है। फिर अपना हीरो उसी ग्रेट स्वॉर्ड के बारे में सोचता है और वो कहता है, सिल्वर रैंक के इक्विपमेंट सच में अर्ली स्टेज के लिए तो अच्छे होते हैं, पर इवेंचुअली इनको हमें रिप्लेस करना ही पड़ता है। भले तुम्हारे पास टॉप टियर के इक्विपमेंट ही क्यों ना हो, पर बिना किसी कॉम्बैट अवेयरनेस के बस में कैनन फॉडर ही बन के रह जाते हो ट्रायल में। पीछे से मुंह कहती है, लिनिये यहाँ पे टेस्ट के पहले का टाइम बहुत ज्यादा प्रीशियस होता है और तुम तो हमेशा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कितने ज्यादा उत्सुक रहते थे, फिर तुम आज ये स्ट्रेटजीज बना के पैसा कमाने के लिए क्यों इतना मेहनत कर रहे हो? ये सुनकर तो अपना हीरो पहले एकदम चुप रह जाता है, एक स्माइल देता है और वो हंसते हुए कहता है, क्योंकि ये पैसे उन लोगों के लिए हैं जिनको मैं पसंद करता हूँ। फिर मन में सोचता है, क्योंकि ये लोगों ने मुझे अब तक प्रोटेक्ट किया है, मेरी प्रीवियस लाइफ में मेरे पास कोई पेरेंट्स नहीं थे, तो मैंने फैमिली के साथ कैसे रहते हैं, उनके साथ रहने में कैसा लगता है, मुझे कुछ भी पता नहीं चला था। हमें दिखाते हैं कि यहाँ पर अपने हीरो पूरा 18 घंटों से इसी कंप्यूटर में गेमिंग खेल रहा है। वहाँ पे नोटिफिकेशन होती है कि तुम 18 घंटों से खेल रहे हो। फिर यहाँ पे वो सोचता है, पर इस बार मैं बहुत ही ज्यादा खुश रहा हूँ और मैंने इस बार बहुत ज्यादा फैमिली के साथ एंजॉय किया है, क्योंकि इस बार मेरे पास पेरेंट्स थे जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा प्यार दिया और मुझे प्रोटेक्ट किया अपनी पूरी जिंदगी देके भी। पर 10 साल बाद जब मैजिक टाइड खत्म हो गई, मेरे डिस्कस्टिंग रिलेटिव्स ने मुझे गर्म आलू की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया था। वो लोग चाहते थे कि मैं भी अपने पेरेंट्स के साथ वहीं मैजिक टाइड में मारा जाता, ताकि इससे वो मेरी पेरेंट्स की इनहेरिटेंस जो छोड़ के गए थे वो खुद के अंदर डिवाइड कर लेते। हम दिखाते हैं कैसे उसके रिलेटिव्स ने उसे पीटा होता है और वो लोग कैसे बात कर रहे होते हैं कि बस ये तो हमारे लिए कुत्ता है, बस हमारे लिए पैसे जमा करेगा और हम इसको तो मार देंगे, किसी को भी पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे उसके डिस्कस्टिंग से रिलेटिव है, भाई बहुत ज्यादा डिस्कस्टिंग है बात कर रहे हैं, मैं एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहता, ऐसी बात कर रहे हैं। तो इसी पास्ट को सोचते हुए कहता है, पिछले टाइम में वो लोग मुझे बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से ट्रीट करते थे, मैं बस उनसे बचना चाहता था, मैं बस अच्छे से पेट भर खाना खाना चाहता था, तो मैं उनसे और ज्यादा एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहता था, इसीलिए वहां से मैं भाग आया। उस समय मेरा प्लान था कि बस थोड़ा इनफ खाना कलेक्ट करना और किसी तरीके से सर्वाइव करना, फिर इनसे बदला भी लेना। पर उस समय मेरे अंकल आंट वहां पर आए और उन्होंने मुझे अपने साथ ही ले लिया और उन्होंने
ने मुझे इस तरह ट्रीट किया जैसे मेरे खुद के पेरेंट्स ट्रीट करते हैं। उन्होंने धीरे धीरे करके मेरे साथ अच्छे बॉन्ड बनाना शुरू किया, उन्होंने मेरे साथ अच्छे से बात किया, हमेशा मुझे अच्छे से ट्रीट करते हैं, इसीलिए मैं उनके सामने अपनी गार्ड को डाउन कर दिया। और उन्होंने मेरे पेरेंट्स की इनहेरिटेंस भी बिना कुछ भी एक सिक्का भी लिए सारी की सारी मेरे ही लिए जमा कर ली, और इसके लिए उन्होंने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया, और उन्होंने बहुत ही ज्यादा पूरे दिल से मेरी देखभाल भी की थी। और वो मेरे सो कॉल्ड रिलेटिव जो मेरे रिलेटिव होने का नाटक करते थे, उनको भी अच्छी पनिशमेंट भी दिलाई उन्होंने कोर्ट से, जो वो डिजर्व करते थे। उनके बिना तो मैं अपनी स्टडीज को भी कंप्लीट नहीं कर पाता, और ऐसी नॉर्मल लाइफ के बारे में तो भूल ही जाओ। हाँ, किसे ही पता अगर वो लोग वहां पे नहीं आए हुए होते तो मैं कितना ज्यादा सफर करता। पर अब मैं सिंपली बताना चाहूँ तो मैं पैसा कमा रहा हूँ उन्हीं को रिपे करने के लिए, और मैं स्ट्रांग भी बनना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट इन 3 लोगों को प्रोटेक्ट भी करूँ और अपने पास्ट लाइफ के मिस्टेक को यहाँ पे दोबारा ना दोहराऊं, अच्छे एलाइज और फ्रेंड्स बनाऊं और अपनी हेल्थ की लाइफ को एंजॉय भी करूं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई तो इसको हेलो करता है, अपने हीरो उस तरफ देखता है, हमें एक छोटी सी लड़की को दिखाते हैं, वो भी एकदम क्यूट सी एक्ट कर रही होती है, वो एकदम बच्चों की तरह कहती है, हेलो एक्सक्यूज मी, आप ही क्या बिग बॉस हो जो हंटिंग स्वॉर्ड को सेल कर रहे हो? मेरा नाम बाइजी है। इस देख के अपना हीरो कहता है, क्या तुम वही स्टूडेंट मसलमैन ब्रो हो? मैं या किसी और के हाथों से ट्रांजैक्शन नहीं करने वाला हूँ। तो ये लड़की भी थोड़ी सी घबरा जाती है, कहती है नहीं नहीं नहीं, ये सच में मसलमैन ब्रो मैं ही हूँ, सॉरी बस मेरा वो फोन की बैटरी अभी अभी खत्म हो गई है। वो रोतली सी आवाज में कहती है, वो सच में मैं ही हूँ मसलमैन ब्रो। ये देखिए तो अपना हीरो भी कंफ्यूज हो रहा होता है, वो कहता है, हाँ इस फिजिक के साथ कोई ग्रेट शॉट स्टाइल को कैसे चला सकता है? क्या ये बच्ची कोई नेचुरली स्ट्रांग लड़की है, और या फिर ये हो सकता है कि इसने अपने सारे एट्रीब्यूट पॉइंट को स्ट्रेंथ में ही लगा दिया? इसे चेक करने के लिए वो अपनी इन्वेंटरी से उस ग्रेट शॉट को निकालता है, और वो कहता है, प्लीज अपनी इस ट्रांजेक्शन को कंफर्म करो, ये है इस हंटिंग शॉट के एट्रीब्यूट्स, एक बार ये यहाँ पे तुम ध्यान से देख लो, अगर इसका एक बार ट्रांजेक्शन हो गई तो ये वापस से रिटर्न नहीं होने वाली। वो इस ग्रेट शॉट को इसी की तरफ थ्रो कर देता है। ये देखिए लड़की भी तो एकदम से आसानी से देख लेती है इसको, और ये उस ग्रेट शॉट को आसानी से एक हाथ से ही पकड़ लेती है, और वही आसमान में करतब दिखाने लग जाती है, हैया हो करके करतब दिखा रही होती है। तो ये देख के तो अपना हीरो मन में सोचता है, ऑलराइट इस स्ट्रेंथ को देखा जाए तो ये सच में वो मसलमैन ब्रो है। ये लड़की तो इस ग्रेट शॉट से बहुत ज्यादा खुश होती है, और वो कहती है, बिग बॉस ये ग्रेट शॉट तो सच में बहुत ज्यादा अच्छी है, क्या आप सौर हो कि आप इसको 80,000 में ही बेचना चाहते हो? ये एक सिल्वर टियर के इक्विपमेंट है, इस बैच में से आप ही एक इकलौते बंदे हो जिसने ऐसी शॉट को निकाला है, क्या आपको इसको और ज्यादा महंगा नहीं बेचना चाहिए? मैंने बहुत सारे अराउंड मार्केट में भी पूछा है, वो भी बहुत ज्यादा महंगे दे रहे हैं, वो ओवर 200,000 में भी दे रहे हैं, आप इसको इतना सस्ता क्यों दे रहे हो? तो अपना हीरो अपना सर खुजाते हुए कहता है, हे क्या तुम्हारे टीचर्स ने तुम्हें बताया नहीं क्या सिल्वर टियर के इक्विपमेंट का प्राइस क्या होता है? तो ये लड़की भी थोड़ा सोचती हुई कहती है, हाँ मैं बचपन से ही बहुत ज्यादा बुरी हूँ मैथ्स में, मुझे पैसों के कोई भी कॉन्सेप्ट के बारे में ज्यादा ध्यान से पता नहीं चलता था। अपना हाथ बांध के थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होता है, वो मन में सोचता है, ओ तो ये किसी अमीर कुत्ते की बच्ची है। तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने लग जाता है, और वो कहता है, अगली बार से ध्यान रखना, कोई भी चीज खरीदो तो पहले उसके प्राइस को चेक कर लेना। तो ये लड़की कहती है, थैंक यू बिग बॉस, मैं ये ध्यान रखूंगी। तो उसका सिस्टम भी नोटिफाई कर देता है कि तुम्हें 80,000 अलायंस कॉइन रिसीव हुए हैं, अब तुम्हारे अकाउंट का बैलेंस 1 मिलियन के पार जा चुका है, तुम एक गोल्डन कार्ड यूजर भी बन चुके हो, तो इसके बेनिफिट्स को एंजॉय कर सकते हो। पीछे से वो लड़की थैंक यू करने लगती है इस ग्रेट शॉट को बाय करने के लिए। तो अपना हीरो कहता है, हाँ इसके कोई जरूरत नहीं है, कैश ऑन डिलीवरी, अगर तुम्हें फ्यूचर में भी कहीं किसी चीज की जरूरत पड़े तो तुम फ्यूचर में मुझसे कॉन्टैक्ट कर ही सकती हो। तभी हमें दिखाते हैं कि अपने हीरो कुछ तो पीछे से लाइट हिट करती है, और ये इसे देख के तो अपने हीरो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, लिनी अपनी स्वॉर्ड की डील करके वापस जा रहा था, तभी वो लड़की पीछे से अपना एक अटैक शूट कर देती है, वो अटैक जाके सीधा लिनी के सर में जाके लगता है। इसके बारे में सिस्टम नोटिफिकेशन देता है कि तुम्हें एक अननोन पावर से इम्ब्यूड किया गया है, तुम्हें एक स्पेशल बफ रिसीव हुआ है, इस बफ का नाम है गेज ऑफ द गॉडेस ऑफ लक। इसके इफेक्ट के तौर पर जब भी तुम किसी डंजन को क्लियर करोगे उसकी लूट चेस्ट को तुम एक लेवल से इंक्रीज कर सकते हो, मतलब कि जो एक लेवल से उसको अपग्रेड ही कर सकते हो, और ये इफेक्ट 24 आवर्स तक चलेगा। अपना हीरो भी इस इफेक्ट को फील करते हुए कहता है, ओ तो ये किसी तरीके का टैलेंट है। वो लड़की से पूछता है, ये तुम्हारा टैलेंट है? तो ये लड़की भी एकदम जोश में आके बोलती है, हाँ ये मेरा टैलेंट ही है, और इसे और भी ज्यादा अपग्रेड भी किया जा सकता है। तो बिग बॉस क्या मैं आपकी टीम को ज्वाइन कर सकती हूँ इन ट्रायल्स के दौरान? इस बच्चे की तरफ देखते हुए अपना हीरो सोचता है, ये तो एकदम सोने की मछली है भाई, इसके पास एक ऐसा लक वाली बिल्ट इन पावर है, ये टैलेंट तो सच में लेजेंडरी टैलेंट से भी ज्यादा हाई लेवल का होना चाहिए। अगर ये टैलेंट अपग्रेड हो सकता है फिर तो इसका जो सिग्निफिकेंस होगी स्ट्रेटेजिकली वो बिल्कुल इनविंसिबल सी होगी, मैं कितने ज्यादा लूट कलेक्ट कर सकता हूँ इससे। अगर तुम लोग इस लक बफ को कम समझ रहे हो तो मैं तुम लोगों को बताऊं, सिल्वर से जब गोल्ड लेवल तक पहुंचता है उसकी लूट पूरी तरीके से बदल जाती है, उसके जो ट्रेजर्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा अपग्रेड हो सकते हैं। तो इस लड़की का जो टैलेंट है उसको तो और भी ज्यादा अपग्रेड कर सकते हैं, मतलब कि गोल्ड से सीधे प्लेटिनम, उससे भी ज्यादा हाई लेवल तक भी पहुंच सकता है। तो मतलब लेजेंडरी इक्विपमेंट्स कितनी आसानी से ड्रॉप हो सकते हैं छोटे मोटे डंजन्स में भी। आई होप तुम लोग समझ गए होगे। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। जैसे हम लोग सोने की चिड़िया समझते हैं किसी वैल्यूएबल चीज को, यहाँ पर सोने की मछली या फिर कुछ मिथिकल मछली समझ रहे हैं यहाँ पे, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। चलो स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। लिनी भी इसकी और भी ज्यादा तारीफें करने लग जाता है। वो कहता है ये तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल टैलेंट है, अगर तुम्हारे पास कोई से भी घटिया सा टैलेंट हो, अगर इस बफ के साथ तुम लोग जाओगे तो तुम लोग इससे लेजेंडरी या फिर डिवाइन लेवल की चेस्ट भी ओपन कर सकते हो। पर अपनी ये खुशी को अपने लिनी ज्यादा बताता नहीं है उस लड़की को, और वो कहता है, हे क्या तुमने इस टैलेंट के बारे में किसी और को बताया? तो ये लड़की भी तुरंत अपना सर हिला के बताती है, नहीं नहीं अभी तो नहीं
बताया। तो अपना हीरो कहता है हाँ ये तो बहुत अच्छा है, तो बताओ क्या इस टैलेंट के अंदर कोई और लिमिटेशंस वगैरह हैं तुम्हारी? तो ये कहती है हाँ इसको सिर्फ 3 बार यूज कर सकते हैं एक हफ्ते में, और हर बार इसको सिर्फ एक ही पर्सन पे ही अप्लाई कर सकते हैं। तो अपना हीरो उसको वार्निंग देते हुए कहता है ठीक है, तो इस टैलेंट के बारे में किसी और को मत बताना वरना तुम किसी अनजाने खतरे में पड़ सकती हो। आफ्टर ऑल लोग बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकते हैं। तो ये लड़की भी गड़बड़ाते हुए कहती है क्या ये इतना ज्यादा खतरनाक हो सकता है क्या? ठीक है, मैंने अभी तक तो किसी को नहीं बताया, मैं आगे भी नहीं बताऊंगी। तो अपना हीरो इसको और भी ज्यादा बताते हुए कहता है तुम्हारा बफ बहुत ज्यादा वैल्यूबल है और बहुत ही कम लोग ही इसको एक्टिवेट कर पाते हैं। अगर ये न्यूज लीक हो गई तो बहुत सारे अवेकन लोग तुम्हारे ऊपर अट्रैक्ट हो जाएंगे और हर पर्सन तुम्हारी इस एबिलिटी से अट्रैक्ट हो जाएगा और वो लोग तुम्हारी इस एबिलिटी को अपने लिए ही इस्तेमाल करने के बारे में सोचेंगे। इसके लिए वो तुम्हें एक जेल में भी बंद कर सकते हैं, फिर तो तुम्हारा फ्रीडम और तुम्हारा फ्यूचर दोनों ही एक जगह पे सील हो जाएगा। तो लड़की पूछती है पर हमें अंत में प्रोफेशनल अलायंस में तो जाना ही पड़ेगा। फिर अपना हीरो इसे प्रोफेशनल अलायंस के बारे में बताता है। प्रोफेशनल अलायंस बहुत सारे पावरफुल लोगों ने मिलकर बनाई है ताकि वो मैजिक टाइड्स से मिलकर फाइट कर सकें, पर इसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे फैक्शंस हैं जो कि ओपनली फाइट भी करते रहते हैं। असैसिनेशन, बैक स्टैब, यहाँ पे सब कुछ होता ही रहता है। तो इसीलिए तुम मेरी टीम को ज्वाइन करो, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा अच्छे से। अब जब लिनी ने इसे इतना ज्यादा डरा दिया था और इसने प्यार से समझाया था तो अभी लड़की एकदम से तुरंत ही मान जाती है और कहती है सच में क्या मैं आपकी टीम को ज्वाइन कर सकती हूँ? तो अपना हीरो भी इसकी तरफ प्यार से अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है हाँ चलो फिर से मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने दो, मेरा नाम लिनी है और मैं तुम्हारा मेरी टीम में स्वागत करता हूँ। और मैं तुम लोगों को बता दूं अभी के टाइम पे लिनी इस जगह पे बहुत ज्यादा फेमस हो गया क्योंकि उसने सोलर जो डंजन्स को क्लियर किया होता है, तो ये लड़की भी इसकी फैन हो गई होती है। फिर हमारा सीन चेंज हो जाता है, ये लड़की भी कहती है चलो हम आपके दूसरे टीममेट से मिलने चलते हैं। तो ये लोग भी जाने लग जाते हैं और वो हंसते हुए चिल्लाती है वो किसी को भी भरोसा ही नहीं होगा, मैं इतनी अच्छी टीम में भी सबसे फ्रंट रो में भी हो सकती हूँ। पहले तो कोई भी मेरे सपोर्ट क्लास टैलेंट को देख के मुझे अपने साथ टीम में रखने को तैयार ही नहीं था। अपना हीरो तो यहाँ पे जाने लग जाता है और वो यही सोच रहा होता है कि ये तो छोटी सी बच्ची है और ये ग्रेट शॉट को कितने अच्छे से चला पा रही है। फिर मैं थोड़ी देर के बाद का दिखाया जाता है, इन लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिया होता है मूवी से इसको। तो मूवी भी कहती है ओ तो ये है मसल मैन ब्रो, अपना नया टीममेट। तो लड़की भी खुद को इंट्रोड्यूस कर देती है हाँ पर मेरा असली नाम बाइजी है। तो ये लड़की कहती है नाइस टू मीट यू बाइजी, मेरा नाम सुमुमू है। तो ये लड़की भी कहती है अरे हाँ ये तो गॉडेस है और आप तो कितनी ज्यादा सुंदर है, आपका हाथ भी कितना ज्यादा सॉफ्ट है। वो इसकी तारीफ करी होती है पर तभी एकदम से हैरान हो जाते हैं क्योंकि मोमू ने इसको अपनी तरफ खींच लिया होता है। वो कहती है मोमू कहती है तुम तो कितनी ज्यादा क्यूट हो लिनी, कोई और अल्टीरियर मोटिव्स तो नहीं हो सकते ना? तो ये लड़की तो एकदम कंफ्यूज हो जाती है। तो अपना हीरो पीछे वहां पे मन में सोच रहा होता है ये लड़कियां मुझे ऐसे क्यों टाट रही हैं। इनकी कुसुर पुसुर को बीच में ही रोकते हुए अपने लेनी कहता है चलो हम चलो कहीं पे खाना खाने चलते हैं, अभी बाद में हमको डंजन भी क्लियर करने जाना है। तो ये दोनों पीछे एकदम से मुड़ती है और वो कहती है क्या कौन सा डंजन? लेनी बोलता है नाइटमेयर लेवल का गॉब्लिन डंजन, और हमें इस डंजन को भी दिखाता है जो कि सच में कुछ ज्यादा ही स्कैरी लग रहा होता है। इवन यहाँ के गॉब्लिन्स भी कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो रहे होते हैं। अपने हीरोइन को बताता है तुम लोगों को फ्री एट्रीब्यूट्स पॉइंट दिलाने के लिए मैं पहले उस डंजन को अकेले क्लियर करूंगा, फिर तुम लोगों के लिए भी एक गाइड बना दूंगा। इससे दोनों भी हैरान हो रहे होते हैं कि तुम इतने खतरनाक डंजन को चैलेंज करने वाले हो, वो भी नाइटमेयर लेवल में। फिर हमें नाइटमेयर लेवल के बारे में बताया जाता है कि ये हाईएस्ट डिफिकल्टी होती है नोविस पीरियड के लिए, मतलब कि अभी तो न्यूबी अपना हीरो न्यूबी पीरियड में चल रहा है तो उसके लिए हाईएस्ट डिफिकल्टी नाइटमेयर लेवल की है। और इसमें ज्यादातर अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स ही ड्रॉप होते हैं और एक गारंटीड होती है गोल्ड ग्रेड की चेस्ट। तो पर इसी के साथ मॉन्स्टर के एट्रीब्यूट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं एक साथ। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ के मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, भले तुम पूरी टीम के साथ ही क्यों ना एंटर करो फिर भी अगर तुम केयरफुल नहीं रहे ना तो तुम मर भी सकते हो वहाँ पर। ऐसा कहा जाता है कि पैसों से ज़्यादा जिंदगी बहुत ज़्यादा कीमती होती है, तो इतनी हाई लेवल की डिफिकल्टी कोई चूज नहीं करता। ये देख के तो मूवी एकदम कंसर्न में चिल्लाने लग जाती है इसके ऊपर, क्या ये तो इम्पॉसिबल है, भले तुम स्ट्रांग हो पर तुम भी ऐसे ही किसी नाइटमेयर लेवल के डंजन में चैलेंज नहीं कर सकते, और वो भी गॉब्लिन डंजन, वो तो बहुत ज़्यादा पावरफुल भी होता है। तो अपने हीरो को भी यहाँ पे पसीने आ रहे होते हुए भी कहता है ये ठीक है मूमू मैं ये कर सकता हूँ, तुम मेरी एबिलिटीज पे शक तो नहीं है ना? तुम इसे कॉलर से पकड़ के अपनी तरफ खींचने लग जाती है और वो कहती है ऑफ कोर्स मुझे तुम पे भरोसा है, पर नहीं नाइटमेयर लेवल वो भी गॉब्लिन डंजन का वो कुछ ज्यादा ही डेंजरस होता है, भले एडवांस प्रोफेशनली क्यों ना वो भी उनको भी एक्सीडेंट हो सकता है। तभी लड़की भी ये सब देख रही होती है, उसको भी एक आइडिया आता है। लोग लड़ रहे होते हैं तो ये लड़की पीछे से एकदम कार्टून फेस बनाते हुए जाती कहती है ग्रेट गॉड लेनी, ये ग्रेट गॉडेस मोमो, मुझे अब जल्दी से एक काम याद आ चुका है, तो मैं तो जाती हूँ, तुम लोग आराम से बात करो। यह मोमू लेनी के आर्गुमेंट से परेशान होने लग जाती है। तो यहाँ लेनी पीछे से इसको मनाने के लिए कहता है ठीक है मोमू तुम इतनी ज्यादा चिंता मत करो, मैं बस उसको हार्ड लेवल में चैलेंज करूंगा, तो चलो अब घर चल के हम खाना खाते हैं। तुम भी अपना जिद्दीपना दिखाते हो, कहती है ये एक प्रॉमिस है ना, अगर तुमने ये प्रॉमिस पूरा नहीं किया ना तो मैं अपने पेरेंट्स को बता दूंगी। तो अपना हीरो एकदम मरी मरी आवाज में कहता है ठीक है मैं तुम्हारी बात को मानूंगा। वो मन में सोच रहा होता है मुझे नहीं लगा था कि मोमू इसे इतना ज्यादा अपोज करेगी, पर मैं यहाँ पे अभी इसको झूठ ही बोल सकता हूँ। मैं रात में कोई ऐसा तरीका ढूंढूंगा जहां
पर मैं इस डंजन को अकेले सोलो रन कर सकूं। यहाँ पे मुंह भी इसकी तरफ देखते हुए सोच रही होती है, लेनी है क्या तुम्हें फॉलो करना इतना ज्यादा मुश्किल है। फिर हमारा सीन चेंज हो जाता है। मैंने तुम लोगों को बताया था ना कि अपना लिनिया बहुत ज्यादा फेमस हो गया है। यहाँ पे बहुत सारी न्यूज इसके बारे में चल रही होती है। उन्हीं की जैसे हमें एक न्यूज को दिखाया जाता है, उसमें लिखा होता है कि हमें इस साल का अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट न्यू कमर मिल चुका है। यहाँ उसकी फोटोज के बिल्कुल नीचे लिखा होता है ये वही न्यू कमर है जो डंजन्स को सोलो रन करते हुए इस साल ट्रायल्स की तैयारियां कर रहा है। मैंने अपनी प्रोफेशनल अकेडमी में आज इसकी फोटो खींची टेलीपोर्टेशन पॉइंट के पास। इसकी कमेंट की बात करें तो सब लोगों को यहीं पे फेक ही लग रहा होता है, कोई भी इसका भरोसा नहीं लगता। बस यहाँ पे फालतू इतनी सारी कमेंट्स दी हुई हैं। अगर इसमें इंपॉर्टेंट चीज देखें तो बस एक ही चीज है, क्योंकि कोई और भी यहाँ पे स्लो रन कर रहा है, ये है कोई हुआंग करके, पर वो अब बाद में आएगा ही तो तभी मैं बता दूंगा। फिर हमें दिखाते हैं कि मूव भी शायद से इसी न्यूज को देख रही होती है। यहाँ पे अपने हीरो कहता है चलो क्या देख रही हो तुम, खाना खाने चलते हैं ना। तो यहाँ पे वो कोई जवाब नहीं देती, तो अपना लिनी इसका फोन ही छुड़ा लेता है। फिर ये लोग लड़ने लग जाते हैं, यहीं पे ही वो उसकी बात चिल्लाती है फालतू की चीज। फिर हमारा सीन चेंज होता है, यहाँ पर ये लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। खाने की टेबल को दिखाते हैं, मैं तो वेजिटेरियन हूँ तो मुझे तो पसंद नहीं आया। तो उसकी आंट यहाँ पर कह रही होती तुम लोग तो अब बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने लग गए हो, तो अब खाना आना अच्छे से खाया करो ताकि तुम अपनी बॉडी का ध्यान रख सको। तो मुंह कहती है ठीक है मम्मी। यहाँ पे अपना हीरो भी इसको थैंक यू कर देता है। उसका अंकल एकदम जूस लेते हुए कहता है तो लिनी क्या तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हारे ट्रायल्स अच्छे जा रहे हैं ना एकदम स्मूथली। तो अपने लिनी भी कहता है हाँ सब कुछ ठीक है और मेरे ट्रायल्स तो एकदम स्मूथली जा रहे हैं। अंकल भी हंसते हुए कहता है हाँ हमको तो बचपन से ही पता है, तुम बचपन से कितने ज्यादा कॉम्पिटिटिव रहे हो। अगर तुम एक बार कोई फेस ले लो तो 10 घोड़ा भी मिलकर भी तुम्हें पीछे नहीं खींच सकते। पर इस फील्ड में मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पर ज्यादा जिद्दीपना मत दिखाना, क्योंकि यहाँ पर जो पेड़ सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है वो पहले जाके टूटता है। तो लिनी भी समझ जाता है इसमें कुछ तो गड़बड़ है, तो अंकल से पूछ लेता है अंकल क्या आपसे किसी ने कंप्लेन की। तो वो भी कह देते हैं हाँ ये तुम्हारे बगल वाली जो खड़ी है उसी ने ही की है। तो ये भी एकदम गुस्से चिल्लाने लग जाती है, ए क्या आप इतनी जल्दी आसानी से कैसे बता सकते हो इसको। उसका फादर कहता है हम तुम्हारी लाइफ के डिसीजन में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, पर कभी कभी हम ये सोचते हैं कि तुम थोड़ा बहुत सुमुमु के जैसे होते। उसकी मम्मी कहती है एक हेल्दी और स्टेबल लाइफ काफी है। तो वो भी नाराजगी से कहती है वो तो मेरे पास भी नहीं है। तो लिनी भी हामी भरते हुए कहता है हाँ पर मेरी क्लासमेट सुमुमु से सीखना ये तो नमकीन मछली के जैसा होगा। मुंह मन में सोचती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मुझे ताना मार रहा है। लिनी कहता है मजाक कर रहा हूँ, वैसे अंकल आंटी आप चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो मेरी एबिलिटीज के बाहर हो। तो इसका अंकल इसकी तरफ एक बैंक कार्ड खिसकाते हुए कहता है हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, बस याद रखना कि हम तुम्हारे बैकग्राउंड है और तुम्हें जब भी जरूरत पड़े तो हमारी सपोर्ट ले सकते हो। ये देख के लेनी कहता है अरे नहीं नहीं अंकल मैंने भी थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पीछे से आंटी कहते हैं लेनी तुम इस टाइम पे ट्रायल्स का सामना कर रहे हो, तुम्हें पैसों की और भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, अगर तुमने अभी नहीं लिया तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। तो लेनी भी हर बात में कहता है ठीक है आप ज्यादा गुस्सा मत होइए। अब ना चाहते हुए भी लेनी को ये कार्ड एक्सेप्ट करना ही पड़ता है और वो मन में सोचता है मॉम डैड आप ये सब देख रहे हैं ना, मेरी छोटी सी अब फैमिली की वजह से अब मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा है और मैं सब कुछ अब अच्छा से कर भी पा रहा हूँ। मैं अपनी इस लाइफ को जरूर चेरिश करूंगा और इसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होने दूंगा, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। इसके लिए मुझे जरूर इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनना पड़ेगा। तो नाइटमेयर लेवल डंजन मैं आ रहा हूँ। फिर हमें होंग शाओफेंग के घर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर उसकी आवाज गूंज रही होती है डैम इट जाओ क्वेन तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मुझे धोखा देने की। हमें दिखाते हैं कि ये बेड पे पड़े पड़े चिल्ला रहा होता है, यहाँ पे शाओफेंग तो आराम से बैठ के मोबाइल चला रहा होता है। वो कहता है बिग ब्रो मैं तो तुम्हारी मदद ही करने की कोशिश कर रहा था, मैंने तो उल्टा अपने पैसों से तुम्हें कंपनसेट करने की कोशिश की है। अगर मैं वहां पर नहीं होता तो हम अभी यहाँ पर अपने घर पे नहीं हॉस्पिटल के बेड में पड़े होते। ये बेड पे पड़े पड़े चिल्लाता है क्या बकवास कर रहे हो, मुझे तुम्हारी हेल्प की कब से जरूरत पड़ने लगी, तुम तो बस एक पीस ऑफ सेट हो, तुम बस कचरे कहीं के, चलो यहाँ से निकलो। तो ये तो यहाँ से उठ के जाने लग जाता है, पीछे से वो चिल्लाता है अगर मेरे पास अपना पूरा गियर होता ना तो वो तो, पर तभी एकदम से वो चिल्लाने लग जाता है हे भगवान, क्योंकि उसकी कमर फिर से चोट खा गई होती है। यहाँ पे ये जाते हुए कहता है तुझे अब रेस्ट करना चाहिए। तो ये पानी का उग्रास उठाते हुए कहते हैं ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, डरपोक तूने मेरे सामने मेरा मजाक बना के रख दिया, दफा हो जाए यहाँ से। वो उस बास को इसी की तरफ फेंक देता है, किस्मत से वो बास बगल में जाके गिरता है और उसे चोट नहीं लगती। तो ये बंदा भी पीछे मुड़ता है और एकदम डार्क लुक के साथ कहता है तो तुझे क्या लगता है कि तू कुछ भी कर सकता है बस इसलिए क्योंकि तू हुआंग ग्रुप का यंग मास्टर है। मुझे अंकल हुआंग की वो रिक्वेस्ट तेरी देखभाल करने की बिल्कुल एक्सेप्ट करनी नहीं चाहिए थी, तुझे तो इस हद तक पीटना चाहिए जहां पर तेरी मम्मी भी तुझे पहचान ना पाए। फिर वो एक किलर स्माइल लेते हुए कहता है ओ मैं तो भूल ही गया था। फिर वो एकदम साइकोपैथ की तरह कहता है तेरे पास तो कोई मम्मी है ही नहीं। भाई ये तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, भाई ये इतना साइको भी हो सकता है क्या। यहाँ पे पीछे से वो चिल्ला रहा होता है तू निकल जा यहाँ से, एक बार बाहर निकल जाए कभी वापस मत आना, तू मेरे भाई होने के लायक ही नहीं है। ये यहाँ पे जाते हुए मन में सोचता है हुआंग शाओफेन तुझे कोई आइडिया ही नहीं है कि इस बार तूने किसके साथ पंगा लिया है।
एक ऐसा न्यू कॉमर जिसने बिना कोई एक्टिव स्किल का इस्तेमाल किए तुझे इतनी आसानी से हरा दिया। भले इसने खुद से एक्सेप्ट नहीं किया है, पर ऐसे रूमर्स चल रहे हैं कि ये अकेले के दम पे पूरे डंजन को क्लियर कर सकता है। और हमें यहाँ पे अपने हीरो की एकदम खतरनाक सी इमेज भी दिखाई जा रही थी बैकग्राउंड में, जो कि सच में बहुत ही अच्छी थी। हाल ही में एक और राइजिंग स्टार पैदा हुआ है जो कि डंजन्स गाइड को सेल कर रहा है गोल्ड आइटम्स के बदले में। इसने भी पावरफुल फोर्सेस का अटेंशन अपनी तरफ खींचा है और स्टूडेंट्स ने भी अलग अलग ग्रुप्स को फॉर्म कर लिया है इस मिस्टीरियस पर्सन को ढूंढने के लिए। अगर हम मिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी रखते होंगे तो हमें पता होगा कि एक छोटी सी जियांगचेन सिटी में इतने सारे पावरफुल राइजिंग स्टार्स का पैदा होना तो ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए। हाँ तो ठीक है, अपना ख्याल रखना। क्विंसेंग तो यहाँ से चला जाता है, पर हुआंग किसी को कॉल करता है। वो कॉल पे कहता है किसी से, हे मेरी मदद करो, किसी से डील करने के लिए अपने सारे भाइयों को कॉल करो और उनसे बोलो कि अपने सारे हथियार और इक्विपमेंट्स का ध्यान करके और उनको लेके आए। अगर किसी के पास कमी हो तो मुझसे बताना, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। चिंता मत करो, अगर कुछ भी होता है तो उसका ध्यान मैं रख लूंगा। बस इस घमंडी बच्चे को एक सबक सिखाना है हमें। बस इस बच्चे को ये समझ में आना चाहिए कि इस जियांगचेन सिटी एकेडमी में किसका राज चलता है। फिर हमारा सीन चेंज होकर गॉब्लिन डंजन के अंदर आ जाता है, जहां पर ये फर्स्ट लेयर के अंदर पहुंच चुका है। क्योंकि ये डंजन बहुत ज्यादा बड़ा है तो ये लेयर्स में डिवाइडेड है और अभी ये फर्स्ट लेयर में ही है। फिर सिस्टम पे एक नोटिफिकेशन आती है जिसके अंदर इस गॉब्लिन डंजन की पूरी इंफॉर्मेशन थी। ये डंजन लेवल 5 से लेवल 8 तक के लोग ही इंटर कर सकते हैं और ये इसकी डिफिकल्टी नाइटमेयर है। ये एक तरीके की मेज है और ये 5 लेयर्स में डिवाइडेड है। मेज का मतलब कि भूल भुलैया। इसमें 5 लेयर्स हैं और हर लेयर के अंदर बहुत सारे गॉब्लिन्स भरे हुए हैं और इन गॉब्लिन्स की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी जैसे जैसे तुम लेयर्स को पार करते जाओगे। इसमें एक वार्निंग भी दी गई होती है कि अगर आप लास्ट लेयर तक नहीं पहुंच पाते हैं तो तुम्हें जितनी जल्दी हो सके इस डंजन से भाग लेना चाहिए। और यहाँ पे एक नोट भी दिया होता है जिसके अंदर लिखा होता है कि अगर तुम लोग 5th लेयर तक क्लियर नहीं कर पाते हो तो तुम्हें कोई रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा। तो लिनी भी यहाँ पे आगे बढ़ते हुए सोचता है ये गॉब्लिन डंजन वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट डंजन है इस स्टेज के अंदर, क्योंकि इसको क्लियर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इसको क्लियरिंग की रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। इवन जो हाई टैलेंट वाले लोग होते हैं वो भी इसको क्लियर करने के लिए नहीं आते हैं यहाँ पर इस डंजन के अंदर तुम लोग अपर लेवल गोल्ड टीयर की चेस्ट को ओपन कर सकते हो और मेरी ब्लेसिंग ऑफ द लक के साथ तुम लोअर टीयर के प्लेटिनम चेस्ट को भी शायद ओपन कर पाओगे और शायद इसके अंदर मुझे 10 से 15 एट्रीब्यूट पॉइंट्स तो मिल ही जाएंगे। पर तभी किसी के पैर पटकने की आवाज आती है। यहाँ पे लिनी भी नोटिस करता है और तुरंत ऊपर की तरफ देखता है। हमें दिखाते हैं यहाँ पे कुछ जॉइंट सोल्जर टाइप रहते हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन भी दी गई होती है। ये गॉब्लिन सोल्जर्स हैं जो लेवल 5 पे हैं। इनकी स्ट्रेंथ 10 है, कॉन्स्टिट्यूशन 10 है, इंटेलिजेंस 10 है और स्प्रिट 5, एजिलिटी 4। इनका एप्टीट्यूड सिल्वर है। इनके पास स्किल्स हैं जंप, स्लैश और थ्रोट स्टेप और सील्ड ब्लॉक। ये इनकी स्किल्स थी। डिस्क्रिप्शन में बताया गया है कि ये रिस्पॉन्सिबल है फर्स्ट लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए। इनके पास इक्विपमेंट्स भी हैं और आर्मर भी है। ये गॉब्लिन भी छोटे से इंसान को देख लेते हैं। यहाँ अपना लिनियर भी एकदम इविल स्टाइल में मन में सोच रहा होता है टाइमर शुरू हो चुका है, बस 5 सेकंड में यहाँ मॉन्स्टर गैदर होना शुरू हो जाएंगे। ये मॉन्स्टर भी जैसे ही अपने हीरो को देखते हैं वो तुरंत ही इसके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। लिनियर इनको डॉज करते हुए मन में सोचता है कि इस बार मेरा मकसद है कि मैं सारे मॉन्स्टर को एक जगह गैदर करूं और एक झटके में सबको यहीं पे खत्म कर दूं। इस डंजन की एसएसएस लेवल की रिक्वायरमेंट्स यही है कि मुझे डंजन बॉस को मारना है, इन सारे मॉन्स्टर्स को मारना है, वो भी बिना किसी स्पेशल आइटम का इस्तेमाल किए। तो अगर मेरे को थोड़ा सा डैमेज पड़ जाएगा तो चलेगा मुझे। फिर लिनियर इन मॉन्स्टर को एक जगह पर लूर करके ले जाने लग जाता है और वो हमें 2 स्पेशल पॉइंट्स के बारे में बताता है। एक पॉइंट है कि मुझे हर लेयर को 10 मिनट के अंदर अंदर ही क्लियर करना है और सेकंड पॉइंट है कि मुझे 5th लेयर पे जाके गॉब्लिन बॉस को हराना है इन गॉब्लिन्स नॉर्मल गॉब्लिन्स के अटैक को झेलते हुए। फिर वो 30 सेकंड में और भी इस लेयर के अंदर जाते जाते गॉब्लिन स्क्वाड को भी टॉन्ट मारने लग जाता है और वो उनमें से बहुत सारों को मार भी देता है। और फिर वो 2 मिनट 5 सेकंड में वहां पर गॉब्लिन कैप्टन्स पे भी हमला कर देता है और उनको भी अपने पीछे दौड़ाने लगता है। लिनियर भागते हुए बोलता है 3 मिनट 59 सेकंड। हाँ, इतना तो टाइम मैंने एक्सपेक्ट किया था। फिर वो एक जगह पे रुकता है और एकदम से अपने वो रॉड को निकाल लेता है, वो कुछ तरीके की वंड जो होती है। फिर वो उसके ऊपर अपनी हेवन एंड अर्थ रिवर्सल टेक्निक का इस्तेमाल करता है, चारों तरफ डार्क ऑरा फैलने लग जाता है और बस ऐसे ही 3 मिनट 59 सेकंड में ये फर्स्ट लेयर को स्पीड रन कर देता है। सिस्टम पे एक नोटिफिकेशन आती है, तुम्हारी डिवाइन हीलिंग स्किल लेवल 2 पे पहुंच जाती है। फिर हमें लिनियर की स्टेटस विंडो दिखाती है जो कि नॉर्मल सी होती है, पर उसके पास जो स्किल्स होती है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। हमें यहाँ पर दिखाते हैं खतरनाक सा सीन जहाँ पर लिनियर लाशों के ढेर लगा दिए होते हैं और वो भी कहता है मैंने फर्स्ट लेयर को तो आसानी से स्पीड रन कर दिया 5 मिनट के अंदर ही अंदर। ये लेयर उतनी भी ज्यादा टफ नहीं थी, भले ये आउटपुट इतना भी ज्यादा काफी नहीं है, पर अभी भी इसके 5 मिनट बाकी हैं। फिर वो सेकंड लेयर में जाके वहां के भी सारे गॉब्लिन्स को मारना शुरू कर देता है और आगे चलते चलते इसने खून की नदियां बहा दी होती है। ये तब तक नहीं रुकता जब तक एक और नोटिफिकेशन नहीं आ जाती कि तुम्हारी सारी लेयर्स के गॉब्लिन सारे मर चुके हैं और ये देखते ही देखते 5th लेयर तक भी आ चुका होता है। इसके सामने ही 5th लेयर का दरवाजा होता है और ये वहीं पे ही जाके टेलीपोर्ट होने लग जाता है गॉब्लिन पैलेस में, जहां पर यही गॉब्लिन
का किंग भी बैठा होता है, वो भी यहाँ पे जोर से चिल्लाता है, इंसान तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी टेरिटरी में घुसपैठ करने की। हमें एक डार्क स्टेटस विंडो में इसके सारे एट्रीब्यूट्स भी दिखाए जाते हैं। इसका नाम है गॉब्लिन किंग और इसका लेवल 8 है और स्ट्रेंथ 12, कॉन्स्टिट्यूशन 12, इंटेलिजेंस 10, स्पिरिट 9, एजिलिटी 7, एप्टीट्यूड इसका गोल्ड है और इसके पास स्किल्स हैं अर्थक्वेक क्रैक, ड्रैगन स्पेयर, फ्लाइंग चैलेंज, ब्रजर्क और ये अपनी लीजन को भी समन कर सकता है, मतलब कि छोटी मोटी आर्मी भी समन कर सकता है। लिनी भी आसपास देखते हुए कहता है कितनी अजीब बात है, यहाँ पर मैं जैसे ही आया सीधा गॉब्लिन बॉस के सामने ही आ गया, पर यहाँ पर कोई मॉब्स मुझे क्यों नहीं मिला। तभी ये गॉब्लिन किंग यहाँ पर अपनी अर्थक्वेक क्रैक स्किल का इस्तेमाल कर लेता है और चारों तरफ की जमीन टूटने लग जाती है। एक नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि यहाँ इस गॉब्लिन डंजन के लॉर्ड के पास बहुत ज्यादा खतरनाक पावर है, इनकी अटैक पावर बहुत ज्यादा है, भले इनकी मूवमेंट स्पीड थोड़ी सी कम है पर इनकी मसल्स में बहुत ज्यादा ताकत है। इसके पास हार्ड गोल्डन आर्मर है, इसके पास गोल्ड लेवल का स्पीयर है जिसके अंदर बहुत ज्यादा अटैक डैमेज है और इसकी रेंज भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसे और किसी डिसएडवांटेज की चिंता करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। देन यहाँ पर हमें दिखाते हैं वो गॉब्लिन सीधे इसके ऊपर चार्ज कर देता है। अपना हीरो भी सोचता है उसकी अर्थक्वेक क्रैक को अगर मैं रिवर्सल का इस्तेमाल करूं तो उससे मेरी हेल्थ प्लस हो जाएगी, पर उसके अंदर जो शॉकवेव्स निकलते हैं वो मुझे डैमेज कर सकती हैं। तो ये उन शॉकवेव्स को भी अब रिवर्स करना सीख जाता है और ये उनको भी रिवर्स कर देता है, इससे और भी ज्यादा इसकी हेल्थ प्लस हो जाती है। इस गॉब्लिन किंग को समझ में नहीं आता यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर लेनी एक जोर की छलांग लगा के अपनी प्लंडरिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है जो कि एक लेजर के थ्रू जाती है और सीधे इस गॉब्लिन किंग की 200 हेल्थ रिड्यूस कर देती है, जिससे गॉब्लिन किंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो भी अपने दांत पीसने लग जाता है। एकदम से वो अपनी किसी पावर का इस्तेमाल करता है जो सीधे लेनी के आर पार निकल जाती है और हमें दिखाते हैं उसने अपनी ड्रैगन स्पीयर टेक्निक का इस्तेमाल किया था, पर अपना हीरो तो यहाँ पे अभी भी हंस रहा होता है क्योंकि उसके टैलेंट की वजह से उसका अटैक उल्टा उसकी 200 पॉइंट रिकवर कर देता है और 40 पॉइंट से उसका अटैक डैमेज इंक्रीज हो जाता है। फिर गॉब्लिन के अपने फ्लाइंग चैलेंज नाम की स्किल को एक्टिवेट करता है जिससे उसके और भी 140 पॉइंट की हेल्थ रिकवर हो जाती है और ये नॉकबैक से अब रेसिस्ट हो जाता है थोड़ी देर के लिए। यहाँ पहले तो इस गॉब्लिन किंग को कुछ समझ में नहीं आता, फिर वो ये कहता है तो मेरी किसी भी स्किल का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा, तो फिर मैं एक ही चीज कर सकता हूँ। ये सुनकर तो यहाँ पे लिनी भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। नोटिफिकेशन आती है कि गॉब्लिन किंग ब्रजर्क जा रहा है और वो जोर से चिल्लाता है मैंने शायद तुम्हारी वीकनेस का पता लगा लिया। वो अपनी गॉब्लिन की पूरी आर्मी को समन करने लगता है। लिनी भी इससे पैनिक करने लग जाता है पर वो ध्यान से सोचता है जैसा कि मैंने सोचा ही था, यहाँ पे नाइटमेयर लेवल का सीक्रेट डंजन बॉस है, इतना तो वो कर ही सकता है, मेरी वीकनेस का पता तो वो लगा ही सकता है। वो इतनी एयर प्रेशर को रेसिस्ट करते हुए सोचता है नहीं मैं अभी अपनी अल्टीमेट मूव का इस्तेमाल नहीं कर सकता, पर तभी इसके ऊपर किसी रेड सोल्डो का अटैक सा होने लग जाता है। वो भी एकदम से बहुत हैरान हो जाता है। हमें दिखाते हैं ये गॉब्लिन किंग होता है जिसने सबको कमांड देना शुरू कर दिया होता है। वो कहता है इस वहीमन के ऊपर किसी भी स्किल का कोई असर नहीं होता, तो अपनी फिजिकल पावर से हमला करो और इसे एक एक करके हमला करके मार दो। इवन इसकी आर्मी भी बहुत ज्यादा जाइंट और पावरफुल लग रही थी। इतनी ज्यादा आर्मी को देख के अपना हीरो भी परेशान हो जाता है और हमारा हीरो तो यहाँ पे क्लियरली बहुत ही ज्यादा छोटा सा दिख रहा होता है। गॉब्लिन किंग कहता है क्या तुम इसका सामना कर सकते हो। हमें लेनी को भी दिखाता है, इनकी पूरी आर्मी लेनी की तरफ बढ़ने लग जाती है तो लेनी भी कुछ पीछे हटने लग जाता है। वो अपनी हेवन अर्थ रिवर्सल को डीएक्टिवेट करता है और अपने स्किल का खुद के ऊपर इस्तेमाल करके वो खुद की स्पीड को तेज कर लेता है और वो धीरे धीरे करके सबको डॉच भी करने लग जाता है। और हमें दिखाते हैं कुछ गॉब्लिन आर्चर्स इसके ऊपर एरो शूट करते हैं, आधे से ज्यादा तो मिस हो जाते हैं पर कुछ लेनी को लग भी जाते हैं और वो भी मन में सोचता है तो क्या हुआ अगर तुमने मुझे हिट भी कर दिया, तो अपनी हीलिंग स्पेल से खुद को ही हील भी कर लेता है। ये देखिए गॉब्लिन किंग जोर से चिल्लाता है ये कैसा हो सकता है, मैं तुझे मार नहीं सकता क्या, तू श्रापित इंसान। ये सुन के लिनी भी अपनी डेडली टेक्निक्स को एक्टिवेट करते हुए एकदम खतरनाक लुक के साथ इसको घूरने लग जाता है। वो भी कहता है क्या ऐसे क्यों घूर रहा है। तभी लिनी अपनी स्टाफ को आगे करता है और सीधा अपनी हीलिंग आर्ट और प्लंडरिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है जो कि एक लेजर के तरह पे जाती है और सबके यहाँ पे अटैक हो जाता है। एकदम से वो छलांग लगाता है, सीधा गॉब्लिन किंग के पीछे आ जाता है और इसके ऊपर भी वो प्लंडरिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है जिससे इसके 200 पॉइंट और भी ज्यादा कम हो जाते हैं हेल्थ से। इससे तो गॉब्लिन किंग पागलों की तरह इसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है, फालतू की गालियां देने लग जाता है। वो कहता है कि तेरे अंदर कोई वॉरियर स्पिरिट नहीं है क्या, हिम्मत है तो सामने सामने फाइट करता है। अपना हीरो कहता है ये जो ऐसे तू चिल्ला रहा है ये तेरी वॉरियर स्पिरिट है क्या। देन लिनी भी एक कदम पीछे हटाता है और अपना स्टैंड लेता है और वो कहता है हाँ पर मुझे भी इसका एक सामने सामने फाइट तो करनी चाहिए। फिर वो अपनी स्टाफ को जमीन में गाड़ देता है और वो हेवन एंड अर्थ रिवर्सल टेक्निक प्लंडरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है। चारों तरफ बहुत सारी रेड कलर की ठंडर निकलने लग जाती है। यहाँ पर ये सारे गॉब्लिन चिल्ला रहे होते हैं। पीछे से गॉब्लिन किंग भी कहता है इम्पॉसिबल, ये पावर तो डीमन गॉड के पास ही होती है, ये तुम्हारे जैसे इंफीरियर रेस इंसानों के पास कैसे हो सकती है। लिनिये को भी दिखाते हैं, वो अपनी स्टाफ के ऊपर चढ़ा होता है, उसके चारों तरफ बिजलियां गिर रही होती हैं आसमान से और वो कहता है ये जल्दी खत्म हो जाएगा। और हमें दिखाते हैं कि आसमान
आसमान में एक जोर की रेड बीम जाती है जो आसमान को भी चीर देती है, पूरा आसमान ही बदलने लग जाता है, ऊपर से बहुत सारी बिजलियां से गिरने लग जाती हैं। ये सारे गोब्लिन्स चिल्लाने लग जाते हैं, इनकी आंख लाइट को ऐसे एकदम चौंधी आ जाती है और एकदम से यहाँ पे जोरदार लाइट निकलती है, पूरा कैसल तहस नहस हो जाता है। सारे गोब्लिन्स एक जोरदार चीख लगाते हैं क्योंकि अब वो लोग भी मरने लगते हैं। एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने गॉब्लिन लीजन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, तुम्हें 1000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। एक और नोटिफिकेशन आती है कि गॉब्लिन किंग की एचपी 1% से कम हो चुकी है, अब वो डाइंग स्टेट में आ चुके हैं, उसके सारे एट्रीब्यूट बहुत ज्यादा कम हो गए हैं और उसके डिजायर फाइट करने के डिजायर अब बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं। हमें गॉब्लिन किंग को दिखाते हैं जो कि मलबे के अंदर ही दबा होता है, वो कहता है मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। हमें लिनियो को भी दिखाते हैं, वो भी उसके सामने अपनी स्टाफ के ऊपर खड़ा होता है जो कि बहुत ज्यादा शानदार लग रहा था। फिर लिनियो भी अपनी कोल्ड लुक के साथ अपनी लाइटनिंग से भरा हुआ हाथ अपने इसकी तरफ आगे बढ़ाता है और अपनी प्लंडरिंग टेक्निक से इसको भी खत्म कर देता है। एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने गॉब्लिन किंग को मार दिया, तुम्हें 5000 का एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है और तुम लेवल 7 तक पहुंच चुके हो। एक और नोटिफिकेशन में बताते हैं कि तुमने इस डंजन को कंप्लीट कर दिया, नाइटमेयर लेवल में तुम्हारे रिवॉर्ड्स को कैलकुलेट करके बताया जा रहा है। एक और नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि तुमने अपनी सारी हिडन कंडीशन को कंप्लीट कर लिया है, तुम्हारी रेटिंग को अपग्रेड करके SSS रैंक पे कंप्लीट कर दिया जा रहा है। इसके अलावा तुम्हारे पास एक हिडन एबिलिटी भी है, गेज ऑफ गॉडेस ऑफ लक, इसीलिए तुम्हारी ट्रेजर चेस्ट को भी अपग्रेड करके गोल्ड लेवल से प्लेटिनम लेवल पे अपग्रेड कर दिया जा रहा है। अभी दो प्यारी सी स्पिरिट्स उसकी ट्रेजर चेस्ट लेके इसकी तरफ आ जाती हैं और अपने हीरो भी इसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, सच में वो लड़की बायजी तो एक सोने की अंडा देने वाली मुर्गी है, इसने सीधा मेरी गोल्ड लेवल ट्रेजर चेस्ट को प्लेटिनम लेवल ट्रेजर चेस्ट में बदल दिया है। इसकी ड्यूरेशन भी बहुत ज्यादा लंबी है, इसका इफेक्ट अभी 20 घंटे तक और चलेगा, मैं इस डंजन को फिर से भी क्लियर कर सकता हूँ। एक और नोटिफिकेशन में पूछा जाता है क्या तुम अपनी ट्रेजर चेस्ट को अभी ओपन करना चाहते हो, तो अपना हीरो भी येस पे क्लिक करके ओपन कर देता है। रिवॉर्ड में पहले इसे एक स्किल मिलती है प्लेटिनम रैंक की, एक होली लाइट स्किल, इसको सिर्फ होली लाइट सीरीज के मेज ही लर्न कर सकते हैं, अपना हीरो भी लर्न कर ही सकता है इसको। ये एक सर्टेन अमाउंट ऑफ माना को कंज्यूम करती है और ये होली लाइट से अटैक करती है, ये मैजिक डैमेज कॉज करती है और ये डिमोनिक और अनडेड के लिए क्रिएचर्स के सामने बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। फिर इसे एक और आइटम मिलती है फ्लेम पॉट नाम की, ये एक थ्रोएबल आइटम है जो जिसे अपने एनिमी के ऊपर थ्रो कर सकते हैं, वो 300 का डैमेज करेगी। भाई इसकी एक स्किल ही 300 का डैमेज कर सकती है। वैसे इसे इस आइटम की कोई जरूरत नहीं थी, पर मिल गया है तो ये कहीं ना कहीं तो इसका इस्तेमाल कर ही लेगा। फिर इसे एक और आइटम मिलती है जिसका नाम होता है ब्लिंक स्टोन, ये एक प्लेटिनम रैंक का इक्विपमेंट है। भाई मतलब पत्थर भी एक इक्विपमेंट होने लग गया क्या, अब बस इसको अपने पास रखोगे तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो, इसको किसी और आइटम में फोर्ज नहीं कर सकते। इसके पास एक एक्टिव स्किल भी है, मतलब कि 5 मिनट में एक बार ही अब तुम्हारा माना को पूरा रिचार्ज कर सकता है, इसको 3 बार यूज कर सकते हैं, फिर इसके बाद इसको एक बार के लिए पूरा चार्ज करना पड़ेगा। इसके पास एक एक्टिव स्किल है ब्लिंक की कि ये 10 मीटर के अंदर तुमको टेलीपोर्ट कर सकता है एक बार। फिर इसे एक और चमचमाती हुई एक और स्किल बुक मिल जाती है। भाई ये तो कुछ ज्यादा ही शानदार लग रही है और इसका नाम भी बहुत शानदार है, ग्लोरी ऑफ द स्टार, ये प्लेटिनम रैंक की स्किल बुक है। इससे लर्न करने के लिए प्रीस्ट प्रोफेशन का होना चाहिए, तुम्हारा लेवल 5 या 5 से ज्यादा होना चाहिए, तुम्हारा इंटेलिजेंस 20 से ज्यादा होना चाहिए। इसके इफेक्ट में ये तुम्हारा माना को कंज्यूम करेगा, जिससे तुम्हारे लिए ग्लोरी ऑफ स्टार को समन कर देगा, जिससे तुम 20 मीटर की रेडियस के अंदर तारों की तरह चमकने लगोगे। इससे तुम्हारे और तुम्हारी अलाइज की सीधा 300 HP रिस्टोर हो जाएगी इमीडिएटली और तुम्हें 5 सेकंड की डैमेज इम्यूनिटी मिलेगी। डैमेज इम्यूनिटी से मतलब है कि तुम्हारा 10% से जितना भी डैमेज होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। और एक और रिवॉर्ड मिलता है चमचमाता हुआ शाइनिंग बो एंड एरोस, ये गोल्ड रैंक का इक्विपमेंट है। इस बो एंड एरो को जब तुम चलाओगे तो यहाँ पर एक चांस होगा कि तुम एक स्टॉर्म स्ट्राइक को समन कर सकते हो, जिससे एडिशनल अर्थ और मैजिक डैमेज ही यूज होगा तुम्हारे एनिमीज के ऊपर। पर ये एक एक्सक्लूसिव बो है जो आर्चर्स पर के लिए यूज हो सकता है। ये सारे रिवॉर्ड देख के अपने हीरो तो एकदम दोनों हाथों से सारे रिवॉर्ड को अपने पास बुलाने लग जाता है और वो मन में इनकी बहुत ज्यादा भर भर के तारीफें करने लग जाता है। मैं अब इनको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि बस इसने तारीफें ही की है जो हमने सारी देख ली है। और फिर वो सोचता है कि इनकी स्किल के हेल्प से तो मैं इतना ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा, भले कितना ही पावरफुल अपोनेंट आ जाए मैं उन्हें आसानी से हरा पाऊंगा। और वो सोचता है अब मेरे पास इतनी स्किल आई गई तो इन्हें लर्न करना भी शुरू करते हैं। वो सबसे पहले ग्लोरी ऑफ द स्टार को लर्न करने के बारे में सोचता है क्योंकि उसे होली लाइट इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं लग रही होती, उसे ये थोड़ी सी कमजोर लग रही होती, तो इसे सेल करने के बारे में भी सोच रहा होता है। और वो कहता है अगर ये ज्यादा बिकेगी नहीं तो मैं इसको बाद में तो लर्न कर ही सकता हूँ, आफ्टर ऑल जितनी ज्यादा स्किल उतनी ज्यादा पावर। और मैंने शायद तुम लोगों को बताया नहीं कि उसे इस डंजन से 15 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले हैं और वो इन सारे 15 एट्रीब्यूट पॉइंट को इंटेलिजेंस में ऐड कर लेता है। एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने ग्लोरी ऑफ स्टार को लर्न कर लिया है और तुमने 15 एट्रीब्यूट पॉइंट्स को इंटेलिजेंस में डाल दिया है और तुमने जो ब्लिंक स्टोन है उसको भी एक्यूप कर लिया है। फिर वो आराम से इस डंजन के बाहर आ जाता है और वो बाहर आके सोचता है ये डंजन तो सच में बहुत ज्यादा अच्छा था। और हमें इसके स्टेट्स भी दिखाए जाते हैं, तुमको पढ़ना हो तो पढ़ लो, थोड़ी देर के लिए मैं इसको पॉज कर देता हूँ। फिर तो पीछे से कोई चिल्लाता है मैंने तुम्हें पकड़
लिया। ये अपना हीरो भी इसकी तरफ देखता है और वो कहता है ओह कितना कोइंसिडेंस की बात, क्या तुम भी यहाँ जॉगिंग के लिए आई हो? हमें दिखाते हैं ये मूव होती है जो गुस्से में कहती है पागल बनने की एक्टिंग मत करो। फिर मूव भी एक जोर की सांस छोड़ती है और वो कहती है तो नाइटमेयर लेवल गॉब्लिन डंजन तुमने इसको क्लियर कर लिया ना? तो यहाँ पे अपना हीरो भी एकदम ओके का साइन बनाता है और वो कहता है यस बिल्कुल मैंने कर लिया। तुम भी मुंह फुलाते हुए कहती है हाँ मुझे पता ही था, अभी मैं तुम लोगों को तुम्हें देखा है तो अब मुझे भी मन कर रहा है कि मैं भी इसको क्लियर करूं। तो अपना हीरो कहता है ओह ऐसा क्या, तो चलो ये रास्ता है। यहाँ पे हमें मूव को भी दिखाते हैं, वो भी इसको देख रही होती है, उसके पसीने छूट तो रहे होते हैं। फिर यहाँ में इन दोनों को दिखाते हैं डंजन के पास में एकदम खड़े होते हैं, पीछे से हमें दिखाते हैं एक कार आती है, उसमें दो लोग बैठे होते हैं। उनमें से एक कहता है मैं कितने इधर टेलीपोर्टेशन पॉइंट्स को चेक करके आया हूँ और फाइनली अब मैंने तुमको पकड़ ही लिया। कोई स्कोप लगा के इन दोनों को देख रहा होता है और वो कहता है तुम्हें दिख रहा है ना, यही है वो बंदा जो मार खाने की सोच रहा है। तो ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है और अब इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं लाऊंगा 3 से 4 दिन के बाद। और मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि अब मैं 1 घंटे का ये ऐसा एपिसोड नहीं डालने वाला, मैं 10-15 मिनट का ही डालने की सोच रहा हूँ। तुम लोग मुझे बताओ कि 10-15 मिनट का डालूं या ना डालूं, क्योंकि 1 घंटे के पे ज़्यादा भी जाते हैं। अब अगर तुम लोगों ने 10-15 मिनट वाले पे सपोर्ट नहीं दिखाया तो मैं वो नहीं डालूंगा। वैसे डालने की सोचता रहा हूँ, 1-2 वीडियो तो मैं डालूंगा ही। तुम लोग भी अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बता ही सकते हो, मैं सबकी कमेंट पढ़ता हूँ तो मैं तुम लोगों का भी पढ़ूंगा ही। अपना सजेशन दो कमेंट बॉक्स में और मैं तुम लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।